जिस लड़के को सब बैंकरप्ट, गरीब और बेकार समझ रहे थे, वही असल में बिलियनर फैमिली का खोया हुआ हेयर निकला। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के पास एक डेंजरस सीक्रेट था। वो जानती थी कि फ्यूचर में वही उसे धोखा देकर बेचने वाली है। उसने कहानी बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन डेस्टिनी बार बार उसे विलन बनाने पर तुली थी। अब प्यार और किस्मत के बीच ऐसी जंग शुरू होती है जहां एक गलत डिसीजन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में रुआन्यू सीधे लू चेंग्यून पर बरस रही होती है। वो उसे अनलकी और गरीब कहकर ताने मारती है, जैसे उसकी हालत देखकर उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। लू चेंग्यून इस समय बहुत खराब हालात में होता है और रुआन्यू उसे देखकर भी नरम नहीं पड़ती। उल्टा वो कहती है कि अब तो वो भिखारी जैसा लग रहा है और उसका कोई इलाज नहीं है। फिर रुआन्यू उससे महंगा मुसंकिंग ड्यूरियन मांगती है, जिसकी कीमत पूरे 600 युआन है। वो साफ कहती है कि अगर उसने वो ड्यूरियन नहीं खरीदा तो वो उसे माफ़ नहीं करेगी। लू चेंग्यून चुप रहता है तो रुआन्यू और चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो बहरा हो गया है। इसी बीच रुआन्यू को समझ आता है कि वो असल दुनिया में नहीं बल्कि एक नॉवल की दुनिया में आ चुकी है। उसे पता चलता है कि लू चेंग्यून कोई आम आदमी नहीं बल्कि स्वीट रोमांस नॉवल का जीनियस मेल लीड है। अभी वो भले ही बैंकरप्ट और टूटे हुए हालात में दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर उसकी किस्मत पलटने वाली है। उसे पता है कि बाद में लू चेंग्यून की मुलाकात फीमेल लीड सू जिनक्याओ से होगी। फिर वो वापसी करेगा, अपनी असली फैमिली से मिलेगा और बीजिंग एलीट सर्कल का क्राउन प्रिंस बन जाएगा। लेकिन रुआन्यू की अपनी हालत सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका रोल इस कहानी में विशियस एक्स गर्लफ्रेंड का है। ओरिजिनल स्टोरी में यही एक्स गर्लफ्रेंड लू चेंग्यून के बैंक्रप्सी वाले समय में बहुत गलत हरकतें करती है। उसका एंड इतना बुरा होता है कि उसे कंट्री साइड में फेंक दिया जाता है और वो पिग मैन्योर पिट में डूबकर मर जाती है। ये सब सोचकर रुआन्यू अंदर से कांप जाती है और साफ तय कर लेती है कि वो ऐसा एंडिंग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगले सीन में देखते हैं रुआन्यू अब अपने बचने का रास्ता सोचती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे ओरिजिनल ओनर की पर्सनालिटी भी मेंटेन करनी पड़ रही है। सामने लू चेंग्यून है जो खराब हालात में भी बेहद हैंडसम दिख रहा है। रुआन्यू उसे देखकर मन ही मन सोचती है कि इतनी बुरी हालत में भी ये आदमी इतना अच्छा कैसे लग सकता है। लू चेंग्यून उससे कहता है कि मुसंकिंग ड्यूरियन महंगा है, इसलिए वो रेगुलर ड्यूरियन ले आया। रेंट भी ड्यू है और वो पैसे बचाकर एक बेहतर घर लेना चाहता है। उसकी बातों से साफ लगता है कि वो अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुआन्यू को ओरिजिनल कैरेक्टर जैसा भी बिहेव करना है। वो अचानक कहती है कि आज उसे ड्यूरियन नहीं चाहिए, उसे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। बोलते ही उसे डर लगता है कि कहीं लू चेंग्यून को शक ना हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल ओनर को तो ड्यूरियन बहुत पसंद था। रुआन्यू सोचती है कि सू जिनक्याओ तो कहानी में 1 साल बाद आने वाली है, इसलिए उसके पास अभी टाइम है कि वो लू चेंग्यून की फेवरेबिलिटी बढ़ा सके। उधर लू चेंग्यून भी उसके बदले हुए अंदाज को नोटिस करता है। उसे लगता है कि रुआन्यू कुछ अलग बिहेव कर रही है। उसके मन में डर आता है कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। रुआन्यू के दिमाग में लू चेंग्यून का नाम और उसकी हालत घूमती रहती है, जैसे उसकी प्रेजेंट हालत और फ्यूचर की बड़ी पहचान आपस में टकरा रही हो। वो अभी भी स्ट्रॉबेरीज वाली बात पर अटकी होती है और माहौल में एक अजीब सा इमोशनल प्रेशर बन जाता है। लू चेंग्यून का नाम बार बार उसके मन में आता है। एक तरफ रिग्रेट और उसकी यंग एज में अकॉम्प्लिश्ड होने वाली पहचान की झलक है, दूसरी तरफ अभी का ब्रोकन और गरीब हालात वाला लू चेंग्यून है। रुआन्यू बस इतना समझ रही होती है कि ये आदमी आगे चलकर बहुत बड़ा बनने वाला है और अगर उसने अभी गलत कदम उठाया तो उसका अपना एंडिंग बहुत बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ लू चेंग्यून मेहनत करने जाता है। वहाँ कुछ लोग उसे देखकर टीज करते हैं। कोई कहता है कि आज लिटिल लू बहुत मेहनत कर रहा है। फिर मजाक में ये भी बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए अलीपे से पैसे कमाने में लगा है। लू चेंग्यून की हालत से साफ है कि वो पैसों के लिए हर तरह की मेहनत कर रहा है। लोग उसे मजाक में लेते हैं, लेकिन वो बस काम में लगा रहता है। उसके लिए अभी पैसे कमाना जरूरी है, क्योंकि रुआन्यू की मांगे, रेंट और रोज की जरूरतें सब उसी पर हैं। अगले सीन में देखते हैं इधर रुआन्यू घर पर होती है। उसे लगता है कि शायद लू चेंग्यून बाहर चला गया है, लेकिन वो घर के काम भी कर रही होती है। वो कहती है कि उसने लू चेंग्यून के कपड़े धो दिए हैं और अब वो जाकर शावर ले ले। ये छोटी सी बात भी उसके बदले हुए बिहेवियर को दिखाती है। पहले वाली रुआन्यू शायद सिर्फ डिमांड करती थी, लेकिन अब ये रुआन्यू अंदर से डरती भी है और सिचुएशन को संभालना भी चाहती है। वो लू चेंग्यून के लिए छोटे छोटे काम करने लगी है, पर फिर भी उसे डर रहता है कि कहीं वो बहुत ज्यादा बदलती हुई ना लगने लगे। लेकिन अगले ही सीन में देखते हैं रुआन्यू को अचानक पता चलता है कि लू चेंग्यून अभी गया ही नहीं है। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम गए नहीं। लू चेंग्यून शांत होकर जवाब देता है कि वो जाएगा कहाँ। फिर वो बताता है कि आज उसका ऑफ है। रुआन्यू को ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। उसे शायद लगा था कि लू हमेशा काम में ही लगा रहेगा, लेकिन आज वो घर पर है।
दोनों के बीच ऑकवर्ड सा माहौल रहता है क्योंकि रुआन यू अभी भी अपने रोल और असली फीलिंग्स के बीच फंसी हुई हैं। रुआन यू जब लू चैंगयुन को देखती है तो उसके लुक्स पर फिर से अटक जाती है। वो मन ही मन मानती है कि ये आदमी सच में बहुत सुंदर है। उसकी हालत भले खराब हो लेकिन उसका फेस और प्रेजेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। रुआन यू खुद को संभालती है और कहती है कि वो पहले शावर लेने जा रही है। उसकी आवाज़ में नॉर्मल बनने की कोशिश होती है लेकिन अंदर से वो अभी भी इस बात से परेशान है कि मेल लीड इतना अट्रैक्टिव क्यों है और उसे इससे कैसे बचना है। अगले सीन में देखते हैं, थोड़ी देर बाद रुआन यू को पता चलता है कि लू चेंगयुन सच में 600 युआन वाला मुसंग किंग ड्यूरियन खरीद लाया है। वो ड्यूरियन देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि उसने बात यूं ही गुस्से में कही थी लेकिन लू ने बिना झिझक इतने महंगे ड्यूरियन पर पैसे खर्च कर दिए। रुआन यू के लिए ये बात भारी पड़ती है क्योंकि रेंट ऑलरेडी ड्यू है और घर की हालत ठीक नहीं है। वो सोचती है कि ये आदमी इतना गरीब होकर भी उसकी डिमांड पूरी करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। उसे पहली बार अपनी बातों का बोझ सच में महसूस होता है। रुआन यू लू चेंगयुन से पूछती है कि जब उन्होंने स्ट्रॉबेरीज की बात की थी और रेंट भी ड्यू था तो उसने ड्यूरियन क्यों खरीदा। लू चेंगयुन बहुत सीधा जवाब देता है कि वो एक्स्ट्रा आवर्स में सामान उठाकर ये पैसा फिर कमा लेगा। रुआन यू उसकी बात सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसे याद आता है कि ये वही प्राउड और केपेबल मेल लीड है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ उसकी एक डिमांड पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर करने को तैयार है। रुआन यू तुरंत ड्यूरियन वापस करने का फैसला करती है। वो फ्रूट शॉप जाती है और ओनर से कहती है कि उसे ड्यूरियन रिफंड करना है क्योंकि उन्हें रेंट के पैसे चाहिए। शॉप ओनर उसे 580 युआन वापस कर देता है। रुआन यू उसका थैंक यू करती है और कहती है कि वो दुकान की रिकमेंडेशन करेगी। वो मन ही मन सोचती है कि शायद इससे ओरिजिनल ओनर की खराब गुडविल थोड़ा रिकवर हो सके। फिर वो एक नया प्लान बनाती है। उसे याद आता है कि वो ड्राइंग कर सकती है, इसलिए वो सोचती है कि काम के बाद ब्रिज के नीचे ड्राइंग बेचकर पैसे कमाएगी। अगले सीन में देखते हैं, घर लौटकर रुआन यू लू चेंगयुन को बताती है कि उसने ड्यूरियन रिफंड कर दिया और 580 युआन वापस मिल गए। फिर वो कहती है कि उन पैसों में से कुछ उसने ड्राइंग बोर्ड और स्केच पेपर पर खर्च किए हैं। लू चेंगयुन ये सुनकर गंभीर हो जाता है और उससे कहता है कि आगे से ऐसे फैसले अकेले मत लिया करो। उसकी बात में डांट भी है और केयर भी। फिर वो कहता है कि अब इतनी देर से घर मत आया करो, रात 10 बजे से पहले घर आ जाना, क्योंकि उसे अकेले सोने से डर लगता है। रुआन यू को ये बात अजीब भी लगती है और सॉफ्ट भी। लू फिर उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा और कहता है कि वो मेहनत करके पैसे कमाएगा। उसकी आवाज़ में गिल्ट भी है और उसे खुश रखने की कोशिश भी। अगले सीन में देखते हैं, खाने के समय रुआन यू लू चेंगयुन की कुकिंग टेस्ट करती है और तुरंत कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। वो उसकी कुकिंग को 5 स्टार शेफ लेवल तक बोल देती है। लू चेंगयुन ये सुनकर उसे याद दिलाता है कि पहले तो वो हमेशा कहती थी कि उसका खाना खराब है। रुआन यू अंदर से घबरा जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी तारीफ से लू को फिर शक हो सकता है। वो जल्दी से बात को कवर करने की कोशिश करती है और ओरिजिनल ओनर के पिछले बुरे शब्दों का ब्लेम उसी पुराने बिहेवियर पर डाल देती है। लू चेंगयुन साफ कहता है कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। रुआन यू के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका सीक्रेट खुल ना जाए, इसलिए वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के बजाय एग फ्राइड राइस खाने में लग जाती है और बार बार खाने की तारीफ कर देती है। खाना खत्म करने के बाद रुआन यू पेट भरकर बैठ जाती है। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खा चुकी है और अब उससे कुछ नहीं होगा। फिर वो लू चेंगयुन से कहती है कि वो खाने के बाद सब साफ सफाई कर दे। ये बात सुनकर भी माहौल वही रहता है। ऊपर से रुआन यू अभी भी बॉसी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो हर बार सोच रही है कि कितना बोलना सेफ है और कितना बोलने से लू को शक होगा। अगले सीन में देखते हैं, अगले दिन लू चेंगयुन कंस्ट्रक्शन साइट जाने की बात करता है। रुआन यू उसे याद दिलाती है कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की वजह से उसे 10:30 तक लौट आना चाहिए। फिर वो अपनी तरफ से नया प्लान शुरू करती है। रुआन यू कहती है कि उसकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए दिन में वो स्टॉल लगा सकती है। यही उसका मनी मेकिंग प्लान है। वो ड्राइंग बोर्ड और स्केच पेपर लेकर बाहर जाती है और लोगों को आवाज़ लगाती है कि पोर्ट्रेट बनवाना है तो आ जाइए। उसके अंदर घबराहट भी है क्योंकि ये पहली बार है जब वो ऐसे पब्लिकली ड्राइंग बेचने जा रही है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसे प्लॉट से बचना है और लू चेंगयुन पर बोझ कम करना है तो उसे खुद पैसे कमाने होंगे। रुआन यू जब अपना स्टॉल लगाने लगती है तो एक वाटरमेलन बेचने वाले ग्रैंडपा उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो पहली बार स्टॉल लगा रही है। वो उसे चेयर बोरो करने देते हैं। रुआन यू बहुत पोलाइटली उनका थैंक यू करती है। फिर एक एल्डरली वुमन उसके पास आती है और ड्राइंग बनवाने के लिए कहती है। रुआन यू तुरंत तैयार हो जाती है। वो उसे पोज करने के लिए गाइड करती है और पूरी सीरियसनेस से उसका पोर्ट्रेट बनाने लगती है। उसके लिए ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है बल्कि पहली कमाई की शुरुआत है। कुछ समय बाद धीरे धीरे दिन ढलता है और सनसेट हो जाता है।
रुआनयू ने पूरा दिन अपनी पेंटिंग स्टॉल पे बिताया है। ये छोटा सा ट्रांजिशन उसके मेहनत वाले दिन को दिखाता है, जहाँ वो पहली बार अपने हाथ से कमाने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में देखते हैं, शाम तक रुआनयू अपने फर्स्ट ड्राइंग्स कंप्लीट कर लेती है। एल्डरली कस्टमर ड्राइंग देखकर खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। रुआनयू बताती है कि एक पेंटिंग के 10 युआन हैं और एक ड्राइंग बनाने में करीब 10 मिनट लगते हैं। इसी बीच लू चेंगयुन वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि वो कोवर्कर्स के लिए पेंटिंग्स लेने आया था और रास्ते से गुजरते हुए यहाँ आ गया। फिर वो रुआनयू से पूछता है कि उसे ड्राइंग बनानी आती है। रुआनयू तुरंत अपने मटीरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड वाले रोल में लौटने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे जो चाहिए वो अपने पैसे से खरीदना है। फिर वो बताती है कि उसने आज कई 10 युआन कमा लिए हैं और वो उस पर रिलाई नहीं कर सकती। लेकिन ये बोलते ही अंदर से उसे रिग्रेट होता है, क्योंकि बात फिर हर्ष लग गई। लू पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहती है। रुआनयू को ओरिजिनल ओनर की वो लाइन याद आती है कि वो बाइसिकल पर हंसने से अच्छा BMW में रोना पसंद करेगी। फ्लैशबैक में देखते हैं, ये याद आते ही रुआनयू समझ जाती है कि इस ओरिजिनल कैरेक्टर ने पहले कितनी हर्टफुल बातें बोली होंगी। रुआनयू अपनी स्टॉल पर काम जारी रखती है। उसे लगता है कि लू शायद उसकी बातों से नाराज होगा, लेकिन ऊपर से वो कुछ नहीं दिखाता। थोड़ी देर बाद लू उसके लिए खाना लेकर आता है, जिसमें प्रॉन्स भी होते हैं। वो कहता है कि उसने ये खास उसके लिए खरीदा है। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि ये यंग मैन बहुत हैंडसम है और अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छा ख्याल रखता है। रुआनयू ये सुनकर अंदर से सॉफ्ट पड़ जाती है। उसे लगता है कि लू शायद गुस्सा दबा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी केयर कम नहीं हुई। उस दिन रुआनयू 70 युआन कमाती है। पैसे गिनते हुए वो सोचती है कि अगर वो ऐसे बचत करेगी तो लू चेंगयुन के लिए बाइसिकल खरीद सकेगी, ताकि उसे काम पर पैदल न जाना पड़े। अगले दिन अन बायुआन नाम का एक लड़का रुआनयू की स्टॉल पर आता है। वो उससे कहता है कि कल उसका पोर्ट्रेट बना दे। फिर वो अपना परिचय देता है कि वो सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का 3rd ईयर स्टूडेंट है। रुआनयू ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सैफा के स्टूडेंट्स खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। वो उससे पूछती है कि इतना अच्छा आर्ट बैकग्राउंड होने के बाद भी वो उससे ड्राइंग क्यों बनवाना चाहता है। अनबायुआन कहता है कि उसे रुआनयू का जेंटल आर्ट स्टाइल पसंद है और वैसे भी इसमें ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। रुआनयू उसकी बात मान जाती है और कहती है कि वो कल उसकी ड्राइंग बना देगी। अगले सीन में देखते हैं, घर पर रुआनयू लॉन्ड्री संभाल रही होती है। उससे पहले अन बायुआन लू चेंगयुन को ब्रदर कहकर पुकारता है और कहता है कि आखिर उसने उसे ढूंढ ही लिया। उसकी बात से साफ लगता है कि अन सिर्फ कोई आम कस्टमर नहीं है, बल्कि लू से उसका कोई पुराना या फैमिली लेवल कनेक्शन है। इसके बाद रुआनयू कपड़े धोते हुए लू चेंगयुन से पूछती है कि इन बॉटल्स में से कंडीशनर कौन सा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी लू अचानक उससे सीधा सवाल कर देता है। वो पूछता है कि उसका प्यार असली है या फेक। रुआनयू इस सवाल से चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हो गया है और उसे ADHD तक बोल देती है, लेकिन अंदर से वो डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी बदलती हुई हरकतों की वजह से लू सच में मेंटल प्रेशर में तो नहीं आ रहा। वो खुद को संभालती है, क्योंकि उसे अभी भी अपना सीक्रेट छुपाना है और ओरिजिनल ओनर की पर्सनालिटी भी पूरी तरह छोड़नी नहीं है। अगली सीन में देखते हैं, रात के समय लू चेंगयुन पानी खरीदने के लिए बाहर जाता है। रुआनयू सोचती है कि अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वो बाहर चला गया। तभी घर में उसे लीक दिखाई देता है। रुआनयू तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करती है और बताती है कि वो यूनिट 201 से बोल रही है। ऊपर से पानी लीक हो रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहता है कि यूनिट 301 घर पर नहीं है और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। रुआनयू परेशान हो जाती है, क्योंकि लू के पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर सकती। अगले सीन में देख थोड़ी देर बाद लू चेंगयुन लौटता है। रुआनयू उससे पूछती है कि वो इतनी देर से क्यों आया। फिर वो जल्दी जल्दी लीक की सिचुएशन बताती है। ऊपर कोई नहीं है, पानी आ रहा है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी कुछ खास हेल्प नहीं कर रहा। लू शांत होकर कहता है कि वो कल लॉकस्मिथ को बुलाकर ऊपर चेक करवा लेगा। फिर वो उसे कहता है कि अब लगभग मिडनाइट हो गया है, इसलिए उसे सो जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में डराने वाली बात नहीं है, बल्कि जैसे वो सिचुएशन को अपने ऊपर ले रहा हो और रुआनयू को रेस्ट करने देना चाहता हो। रुआनयू लीक और रात के माहौल से डर जाती है। लू चेंगयुन कहीं जाने लगता है तो वो तुरंत कहती है कि मत जाओ। लू उसे समझाता है कि वो सिर्फ टॉवल और बेसिन लेने जा रहा है, ताकि टपकते पानी की आवाज़ कम हो जाए, लेकिन रुआनयू फिर भी डर जाती है। लू उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं है। उसकी छोटी सी बात रुआनयू को संभाल देती है, क्योंकि इस अजनबी कहानी की दुनिया में अभी उसके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान वही है। अगले सीन में देखते हैं, अगली सुबह रुआनयू थोड़ी एम्बैरेस्ड और स्लीपी हालत में होती है।
लू चैंगयुन बताता है कि ऊपर वाले घर का दरवाजा लॉक नहीं था और फॉसेट बंद नहीं किया गया था। इसी वजह से नीचे उनके रूम में पानी लीक हुआ। वो आगे बताता है कि उनके रूम की वॉल्स को रिपेंट करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें करीब 1 हफ्ते के लिए होटल में शिफ्ट होना होगा। लैंडलॉर्ड रेंट कवर करेगा। लू कहता है कि उसने सब पैक कर दिया है और ब्रेकफास्ट के बाद वो निकल जाएंगे। लू उसे कहता है कि वो टैक्सी लेकर पहले चली जाए, लेकिन रुआन यू कहती है कि वॉकिंग भी एक्सरसाइज की तरह है। वो पैसे बचाने की आदत डाल रही है और ये वही लड़की है जो पहले 600 युआन ड्यूरियन डिमांड कर रही थी। लू के लिए ये बदलाव फिर से नोटिस करने लायक है। अगले सीन में देखते हैं, होटल पहुंचकर लू चैंगयुन रुआन यू से कहता है कि केयरफुल रहना और थोड़ा रेस्ट कर लेना। फिर वो शावर लेने चला जाता है। रुआन यू कहती है कि वो लगभग पैकिंग कर चुकी है, इसलिए पहले ड्राइंग करेगी। उसके लिए होटल में रहना भी नया एक्सपीरियंस है। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो हर मोमेंट पर ध्यान दे रही है कि लू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा और कहीं उसका बदलना बहुत साफ तो नहीं दिख रहा। लू शावर ले रहा होता है और तभी रुआन यू गलती से कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। वो एकदम घबरा जाती है। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमने लगता है कि क्या उसे सच में ये सब देखना चाहिए था। वो खुद को बार बार समझाने लगती है, काम डाउन, फिन डाउन। फिर खुद से कहती है कि वो कोई परवर्ट नहीं है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि शर्माए, घबराएं या अपनी आंखें ही बंद कर लें। लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखाने की पूरी कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। बैकग्राउंड में नेवर बी माइंड जैसी लाइन सुनाई देती है, जो रुआन यू के मन की उलझन को भी छू जाती है। वो जानती है कि इस कहानी के हिसाब से लू चैंगयुन भविष्य में फीमेल लीड का होने वाला है, उसका नहीं। यही सोच उसके दिल में एक अजीब सी कसक छोड़ जाती है। लू चैंगयुन नोटिस करता है कि रुआन यू काफ़ी देर से ड्राइंग नहीं बना रही। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है और आज इतनी खोई खोई या पागलों जैसी क्यों लग रही है। फिर वो पूछता है कि उसने अचानक ड्राइंग बनाना क्यों बंद कर दिया। रुआन यू का ध्यान फिर उसके बेहद हैंडसम चेहरे पर अटक जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि ये आदमी जरूरत से ज्यादा हैंडसम है, जो बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन बाहर से वो सिर्फ इतना कहती है कि उसे क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है। लू उसे आसान सी सलाह देता है कि जो भी मन में आए वही बना दो। रुआन यू फिर जल्दी से एक छोटी सी सिली ड्राइंग बना देती है और कहती है कि शायद इससे वो कल अपने स्टॉल पर इस्तेमाल कर लेगी। असल में वो काम का बहाना बनाकर अपनी ऑकवर्डनेस छिपाने की कोशिश कर रही होती है। जब रुआन यू ड्राइंग बना रही होती है, तब लू चैंगयुन उसकी तस्वीर में बने एक पुरुष के चेहरे को नोटिस कर लेता है। वो पूछता है कि क्या वो किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर बना रही है। रुआन यू बताती है कि ये उसके एक गेस्ट का पोर्ट्रेट है, जिससे उसने पहले वादा किया था। लू हल्के तंज भरे अंदाज में कहता है कि वो तो अपने कस्टमर्स का काफी ध्यान रखती है। रुआन यू भी सीधे बिजनेस की बात करती है और कहती है कि कस्टमर को याद रखना ही पड़ता है। लू फिर कैजुअली पूछता है कि वो आदमी दिखता कैसा था, क्या उसकी पीच ब्लॉसम आइज थी। रुआन यू तुरंत बात टाल देती है। वो कहती है कि वो तो बस एक पासर बाय था और उसे ठीक से याद भी नहीं है। लेकिन लू के सवालों से साफ महसूस होता है कि उसके अंदर जेलसी की हल्की सी शुरुआत हो चुकी है। कुछ देर बाद अनबायुआन फिर से रुआन यू के स्टॉल पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसे लगा था रुआन यू शायद कहीं और शिफ्ट हो गई है। रुआन यू उससे माफी मांगते हुए बताती है कि पिछले दिन घर में कुछ काम आ गया था। अन कहता है कि अगर आज भी दिक्कत है तो वो कल आ जाएगा, लेकिन रुआन यू बताती है कि उसने उसकी पेंटिंग की आउटलाइन पहले ही तैयार कर ली थी। ये सब लू चैंगयुन चुपचाप देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि रुआन यू को अन की महंगी घड़ी तक याद है, जिससे उसके मन में फिर वही गोल्ड डिगर वाला शक उठने लगता है। रुआन यू पेंटिंग पूरी करती है और अन तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन पेमेंट देखते ही रुआन यू चौंक जाती है। उसे लगता है कि अन गलती से 3 एक्स्ट्रा जीरोस जोड़ दिए हैं। अन मुस्कुराकर कहता है कि ये पेंटिंग इतनी ही कीमत की है, बल्कि 10,000 युआन भी कम है। रुआन यू पैसे लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन अन उससे पहले वीचैट पर ऐड करने की बात कह देता है। रुआन यू के मन में तुरंत शक पैदा होता है कि कहीं ये कोई पिग बचरिंग स्कैम तो नहीं। वो सोचती है कि उसका गरीब परिवार ऐसे किसी स्कैम का नुकसान बिल्कुल नहीं झेल सकता, इसलिए वो पूरी सावधानी बरतती है। लेकिन फिर भी पूरी सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। लू चैंगयुन ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है कि रुआन यू ने अन बायुआन को वीचैट पर ऐड कर लिया। वो सोचता है कि उसने तो अभी तक खुद रुआन यू को वीचैट पर ऐड भी नहीं किया, फिर ये अन आखिर इतना स्पेशल कैसे बन गया। हालांकि उसकी जेलसी बाहर ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ जाती है। सस्ता फोन, पैसे,
नया मेल, कस्टमर और ये सारी बातें मिलकर उसके अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ा देती हैं। लू चेंगयुन उस रात काफी देर तक काम करता रहता है। उसका कोवर्कर हंसते हुए पूछता है, शाओलू, अभी तक ऑफ वर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी वाइफ फिर से कोई लग्जरी आइटम मांग रही है? उधर रुआनयू उसकी राह देखते देखते परेशान हो रही होती है। रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन लू बाहर नहीं आता। तभी वो सोचती है कि अब उसे लू के लिए फोन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फोन के इमरजेंसी में उससे संपर्क करना लगभग नामुमकिन है। जब लू आखिरकार बाहर आता है तो रुआनी उसे डांटते हुए याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो रात 10 बजे से पहले घर आ जाएगा। लू सफाई देता है कि वो काम में इतना डूब गया था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। इस पर रुआनियो तंज कसते हुए कहती है कि कोई भी इंसान मैनुअल लेबर में इतना भी इंग्रॉस नहीं होता कि समय का ही होश खो बैठे। रुआनियो लू को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड लू को देखकर गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद लू किसी लड़की का पीछा कर रहा है। गार्ड तुरंत उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने लड़की का पीछा किया तो वो पुलिस बुला लेगा। रुआनियो तुरंत बीच में आकर गार्ड को धन्यवाद देती है और समझाती है कि लू उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन लू के लिए ये पल थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है, क्योंकि उसके साधारण कपड़ों और हालत की वजह से लोग उसे गलत समझ बैठे थे। इसके बाद रुआनियो फिर से फर्स्ट मिल्क टी वाली बात छेड़ देती है। वो लू से पूछती है कि क्या उसे ऑटम या समर की फर्स्ट मिल्क टी वाला ट्रेंड पता है। लू सीधे सीधे कहता है कि अगर उसे पीनी है तो वे अभी खरीद लेते हैं। लेकिन रुआनियो महंगी मिल्क टी लेने की बजाय सिर्फ 4 युआन की लेमनेड मंगवाती है। फिर वो लू से भी उसी लेमनेड का स्वाद चखने को कहती है। समस्या सिर्फ इतनी होती है कि उनके पास एक ही स्ट्रॉ होता है। लू थोड़ी देर झिझकता है, लेकिन तभी रुआनियो पूछ बैठती है कि क्या वो उससे डिसलाइक करता है। आखिरकार लू हल्की सी शर्म के साथ उसी स्ट्रॉ से लेमनेड पी लेता है और कहता है कि इसका स्वाद अच्छा है। रुआनियो के लिए ये छोटा सा पल भी खास बन जाता है, क्योंकि दोनों के बीच की ऑकवर्ड क्लोजनेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगले दिन रुआनियो लू को अपने साथ चलने को कहती है। वो उसे फोन शॉप ले जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि बिना फोन के इमरजेंसी में सिचुएशन बिगड़ सकती है। शॉप देखकर उसे लगता है कि शायद फोन्स महंगे होंगे और एक पल के लिए वो ऑनलाइन लोन तक सोचती है, लेकिन उसकी पेंटिंग की सेविंग्स बहुत कम है, इसलिए वो बस नो नेम चीप फोन ही अफोर्ड कर सकती है। लू समझ जाता है कि रुआनियो अपने लिए ऑटम क्लोथ्स नहीं, बल्कि उसके लिए फोन खरीद रही है। रुआनियो कहती है कि वो नहीं चाहती कि इमरजेंसी में उसे ढूंढ ना पाए। शॉप ओनर फोन्स दिखाता है। लू कहता है कि रुआनियो जो भी देगी उसे पसंद होगा। फोन की कीमत 585 युआन निकलती है। रुआनियो को याद आता है कि उसने 4 युआन लेमनेड पर खर्च कर दिए थे। वो ओनर से डिस्काउंट मांगती है और ओनर 580 युआन में मान जाता है। रुआनियो के पास सिर्फ 1 युआन बचता है। वो उसे लकी कॉइन कहती है। ये छोटी सी कॉइन उसके लिए सिर्फ बचा हुआ पैसा नहीं, बल्कि इस नई जिंदगी में एक उम्मीद जैसा बन जाता है। रुआनियो लू चेंगयुन को फोन देते हुए बताती है कि वीचैट अकाउंट और फोन नंबर उसकी आइडेंटिटी पर रजिस्टर्ड हैं। फिर वो उसे कहती है कि जल्दी से उसे वीचैट पर ऐड करे। वो ऊपर से बॉसी अंदाज में कहती है कि अब उसे हमेशा अवेलेबल रहना होगा और उसकी सेवा के लिए रेडी रहना होगा। लू बिना आर्ग्यू किए अग्री कर लेता है। उसके लिए फ़ोन की कीमत कम हो सकती है, लेकिन ये गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रुआनियो ने अपनी पूरी बचत लगाकर उसे खरीदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन बायुआन सीधे लू चेंगयुन के सामने आता है और रुआनियो को लेकर बात शुरू करता है। वो कहता है कि रुआनियो उससे पैसे कमवाती है और बदले में उसे जंक फ़ोन दिलाती है। अन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ये भी बताता है कि उसने लू की जॉब्स इन्वेस्टिगेट की हैं। वो कहता है कि लू महीने में कम से कम 10,000 युआन कमाता है, फिर भी किराए के छोटे कमरे में रह रहा है। फिर वो ग्रैंडपा वाली बात छेड़ता है कि ग्रैंडपा ने कहा है लू तभी घर लौट सकता है जब उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो। रुआनियो को गोल्ड डिगर कहता है और क्लेम करता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए वीचैट पर ऐड किया क्योंकि उसकी वॉच मिलियंस की है। लू तुरंत रुआनियो को डिफेंड करता है। वो कहता है कि एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर करके अन ने खुद ही उसे ट्रिक किया था। लू साफ कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है ये गेस करने की जरूरत अन को नहीं है। उसकी बातों से साफ है कि वो रुआनियो पर डाउट कर सकता है, जेलस हो सकता है, लेकिन किसी आउटसाइडर को उसे इंसल्ट करने नहीं देगा। लू चेंगयुन अन बायुआन से पूछता है कि क्या उसने उसका फोन चुराकर खुद को डिलीट किया था। फिर वो उसे वार्निंग देता है कि उससे दूर रहे। इसके बाद लू किसी ओल्ड सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि वो लू चेंगयुन बोल रहा है। सीनियर उसे सुनकर कहता है कि वे लोग महीनों से उसके लिए वरीड थे। वो बताता है कि शिवजी की टीम को नई फाइनेंसिंग मिल गई है
और वो खुद भी एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। लू उससे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी किसी आंसर नेम वाले आदमी को ऑफेंड किया है जो पिंक शर्ट पहनता हो। सीनियर कहता है कि उसे याद नहीं, लेकिन वो अदर्स से पूछेगा। कॉल के बाद लू सोच में पड़ जाता है कि अन बायुआन का ग्रैंडफादर कौन है और ये घर वापस आने वाली बात का मतलब क्या है। रास्ते में कुछ लोग मिल्क टी शॉप की बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ बॉयफ्रेंड क्यू लगाकर मिल्क टी खरीद रहे हैं। यही बात पहले वाली फर्स्ट मिल्क टी वाली फीलिंग को फिर से याद दिला देती है। बाद में लू चैंगयून रुआनयू के लिए वही मिल्क टी लेकर आता है जिसकी बात पहले हुई थी। वो कहता है कि लास्ट टाइम वाली बात की कमी पूरी कर रहा है। रुआनयू मिल्क टी टेस्ट करती है और कहती है कि इसका टेस्ट अच्छा है। लू उससे कहता है कि फ्यूचर में उसे जो चाहिए वो सीधे बता दिया करे। फिर वो सच बोलता है कि अभी उसकी एबिलिटी लिमिटेड है और उसे डर है कि कहीं वो उसे डिसअपॉइंट ना कर दे। रुआनी उसकी बात सुनकर एक्सप्लेन करती है कि उसका मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि अब वो पेंटिंग से खुद इनकम कर रही है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो पहले जैसी ही रहना चाहती है। फिर वो कहती है कि दोनों को खुश रहना चाहिए। आखिर में रुआनियू बताती है कि कल उसे लंच लेकर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टॉल लोकेशन बदलने वाली है। अगले दिन हम देखते हैं कि रुआनियू ऑनलाइन कुछ आर्ट वर्क्स देखती है। लोग किसी आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे होते हैं और कमीशन वर्क की बात कर रहे होते हैं। रुआनियू ये देखकर तुरंत सोचती है कि ये काम तो वो भी कर सकती है। वो कॉन्फिडेंस से सोचती है कि वो एक दिन में 50 पिक्चर्स बना सकती है और उससे बेटर भी बना सकती है। उसे लगता है कि उसे पैसे कमाने का नया रास्ता मिल गया है। अब पेंटिंग सिर्फ ब्रिज के नीचे छोटा स्टॉल नहीं रह गई, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर से इनकम बढ़ाने का प्लान बन सकती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल के रूम में रात का माहौल फिर ऑकवर्ड हो जाता है। रुआनियू अंदर से नर्वस होती जा रही है क्योंकि लू चैंगयून उसके पास है और जगह भी बहुत क्लोज है। वो खुद से कहती है कि उसने कभी मूवी भी ठीक से नहीं देखी और अब सिचुएशन लाइव एक्शन जैसी लग रही है। फिर वो अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करती है कि लू बस एक 2 डायमेंशनल मेल प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन असल में वो उसके सामने रियल पर्सन की तरह मौजूद है। तभी लू उसे कहता है कि 11 बज गए हैं, सो जाना चाहिए। रुआनियू को तुरंत रिग्रेट होने लगता है कि उसने ब्रेकअप जैसी बात बोल दी। उसे डर है कि कहीं लू इसे दिल पर लेकर फ्यूचर में उससे बदला ना ले। लू उससे पूछता है कि एक ड्राइंग बनाने में कितना समय लगेगा। रुआनियू कहती है कि कम से कम 10 घंटे लगेंगे। लू फिर कहता है कि अगर वो 20% डिस्काउंट दे दे तो वो दोबारा नहीं हंसेगा। रुआनियू उसकी बात मान जाती है और 20% ऑफ अग्री कर लेती है। उनकी बातचीत में हल्का सा मजाक है, लेकिन पीछे रुआनियू की घबराहट अभी भी मौजूद है। वो हर बात को इस हिसाब से देखती है कि फ्यूचर में उसका एंडिंग किस दिशा में जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन रुआनियू अपनी स्टॉल की लोकेशन बदल देती है। इसी बीच उसे रात 1 बजे वाली ब्रेकअप की बात फिर से याद आ जाती है। वो सोचती रहती है कि पता नहीं लू ने उसे दिल पर लिया होगा या नहीं। इसी गिल्ट की वजह से वो डिसाइड करती है कि उसे लू के साथ और अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो फिर से पैसे बचाने का गोल बनाती है ताकि लू के लिए बाइसिकल खरीद सके। नई जगह पर लोगों की भीड़ ज्यादा है। रुआनियू 10 युआन में ड्राइंग बनाने की आवाज लगाती है। कस्टमर्स उसकी ड्राइंग देखकर तारीफ करते हैं और उसका काम धीरे धीरे चलने लगता है। उसके लिए ये कमाई सिर्फ पैसे नहीं है, ये अपने कैरेक्टर की डेस्टिनी बदलने की कोशिश है। इसी बीच अगले सीन में हम देखते हैं कि रुआनियू का काम अच्छा चलने लगता है। रुआनियू का काम अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इससे पुराने स्टॉल आर्टिस्ट नाराज हो जाते हैं। वे लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सुबह से सारे कस्टमर्स उसी के पास जा रहे हैं। कोई कहता है कि वे लोग 20 युआन में पेंटिंग बनाते आए हैं और उसने 10 युआन प्राइस रखकर उनका धंधा खराब कर दिया। रुआनियू कामली आर्ग्यू करती है कि कम प्राइस से कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे और लोगों को पेंटिंग्स देखने का चांस भी मिलेगा, लेकिन सामने वाले लोग उसकी बात नहीं मानते। वो उसे आउटसाइडर कहते हैं और बोलते हैं कि उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। माहौल थ्रेटनिंग हो जाता है। रुआनियू अकेली पड़ जाती है और उसके सामने उसकी छोटी सी कमाई भी अब प्रॉब्लम बन जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लू चैंगयून वहाँ आ जाता है। वो रुआनियू से कहता है कि पहले खाना खा लें, ये मामला वो हैंडल करेगा। सामने वाला बुली उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने बचपन में किसी को मार दिया था। लू उसकी एक्टिंग तुरंत पकड़ लेता है और उसे डायलॉग कहकर एक्सपोज कर देता है। उसकी काम और कॉन्फिडेंट बातों के सामने बुली टिक नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है। लू फिर रुआनियू से कहता है कि आगे से ऐसा कुछ हो तो उसे कॉल करे। रुआनियू उसे बताती है कि उसने 10 पिक्चर्स बनाई हैं, जिनमें एक फैमिली फोटो भी थी और टोटल 120 युआन कमाए हैं।
वो कहती है कि अगर रोज ऐसा कमाने लगी तो सुपरमार्केट की जॉब छोड़ सकती है। लू उससे पूछता है कि उसके हाथ में दर्द तो नहीं है। फिर वो उसे वीडियो बनाने की याद दिलाता है ताकि वो पेंटिंग्स ऑनलाइन बेच सके। लू खुद उसका प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करने को तैयार हो जाता है। रुआनी उससे कहती है कि थोड़ा क्लोजर शॉट ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू चैंगयून उसका प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। लू वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और रुआनी उससे पूछती है कि रिकॉर्डिंग फिनिश हुई या नहीं। लू कहता है कि वीडियो बहुत अच्छा है, उसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं। रुआनी खुश होकर कहती है कि घर जाकर इसे सेंड कर देगी। वीडियो भेजने के बाद उसके पास मैसेजेस आने लगते हैं। ऑनलाइन कस्टमर्स पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं और प्राइस पूछते हैं। रुआनियो बताती है कि प्राइस 10 युआन है, शिपिंग अलग होगी। वो डायरेक्ट वीचैट ट्रांजैक्शन और कैश ऑन डिलीवरी कोरियर सर्विस की बात भी एक्सप्लेन करती है। ऑर्डर्स बढ़ते देख रुआनियो प्लान बनाती है कि कल वो छुट्टी लेकर घर पर ड्राइंग्स कंप्लीट करेगी। फिर जब पेंटिंग इनकम स्टेबल हो जाएगी तो सुपरमार्केट वाली जॉब छोड़ देगी। पहली बार उसे लगता है कि उसकी मेहनत सच में रास्ता बना रही है। उधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को लू चैंगयून रुआनियो के लिए हॉट वाटर लाता है और कहता है कि पैर सोक करने से थकान कम होगी। रुआनियो हैरानी से पूछती है कि क्या वो खास उसके पैर धोने के लिए हॉट वाटर लेकर आया है। लू बहुत सहज तरीके से कहता है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पैर धो दे, इसमें क्या गलत है। रुआनियो अंदर से बहुत भावुक हो जाती है। उसे याद आता है कि ये फ्यूचर का क्राउन प्रिंस है और वो सोचती है कि क्या वो इतनी केयर डिजर्व करती है। वो कहती है कि पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसा अच्छा बिहेवियर किया है। ये मोमेंट उसके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि वो अब सिर्फ प्लॉट से बचने के लिए नहीं, सच में लू की केयर महसूस करने लगी है। इसी के बाद अगले से हम देखते हैं कि दोनों के बीच का माहौल पहले से थोड़ा और करीब हो जाता है। माहौल थोड़ा और क्लोज हो जाता है। रुआनियो प्लेफुल अंदाज में लू चैंगयून से पूछती है कि क्या ब्रदर डफेई उसे किस करना चाहता है। उसकी बात मजाक जैसी लगती है लेकिन पीछे नर्वसनेस भी साफ है। लू के साथ उसका रिलेशनशिप अब पहले वाली डिमांड और झगड़े वाली जगह से धीरे धीरे इमोशनल क्लोजनेस की तरफ जा रहा है। फिर भी रुआनियो के दिमाग में फ्यूचर प्लॉट और फीमेल लीड की बात लगातार चलती रहती है। हम देखते हैं कि रात को लू चैंगयून रुआनियो से एक बात पूछता है। लू चैंगयून रात को रुआनियो से पूछता है कि क्या आज वो उसे होल्ड करके सो सकता है। रुआनियो तुरंत कहती है कि बहुत गर्मी है और उसे नींद आ रही है। वो बात टाल देती है लेकिन उनके बीच रोमांटिक टेंशन साफ है। लू फिर बताता है कि कल उसे सैलरी मिलेगी और पूछता है कि रुआनियो क्या खरीदना चाहती है। बाद में रुआनियो अपने पेंटिंग ऑर्डर्स कंप्लीट करती है और कोरियर पिकअप का इंतजार करती है। तभी उसे लू की सैलरी दिखती है, 9,000 युआन। रुआनियो चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये तो सुपरमार्केट वाली उसकी 3 महीने की सैलरी के बराबर है। अगर उसके और जॉब्स भी जोड़ें तो लू महीने में करीब 10,000 युआन कमा रहा है। इसी बीच उसे ओरिजिनल ओनर की फिजूल खर्ची याद आ जाती है। फिर उसे हैरानी होती है कि ओरिजिनल ओनर आखिर क्या क्या खरीदती थी कि इतना पैसा भी कम पड़ जाता था। रुआनियो फिर लू के लिए बाइसिकल खरीदने का सोचती है लेकिन सेकेंड हैंड बाइसिकल्स भी महंगी लगती हैं, इसलिए वो छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ सोचने लगती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि लू चैंगयून काम पर अपना फोन ढूंढ रहा होता है। वो वर्कर उससे पूछता है कि शाओ लू क्या ढूंढ रहा है। लू बताता है कि उसका फ़ोन गायब है। दूसरे लोग कहते हैं कि आजकल यंग लोग एप्पल और हुआवे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फ़ोन क्या खास है। लू शांत लेकिन सीरियस होकर कहता है कि ये फ़ोन अलग है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी सारी बचत करके उसके लिए ख़रीदा था। उसके लिए फ़ोन की ब्रांड वैल्यू नहीं, रुआनियो की मेहनत की वैल्यू बड़ी है। कोवर्कर उसे सावधान रहने को कहता है। लू फ़ोन को सिर्फ डिवाइस नहीं, रुआनियो की केयर की निशानी मानता है। इसी बीच अगले सीन में हम देखते हैं कि रुआनियो खुशी खुशी लू के लिए खरीदा हुआ व्हीकल दिखाने वाली होती है। रुआनियो खुशी से बताती है कि उसने आज लू के लिए एक व्हीकल खरीदा है लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि लू चैंगयून का कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया है। वो घबराकर वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे समझ पा रहा है। रुआनियो पूछती है कि एम्बुलेंस कब आएगी लेकिन पता चलता है कि किसी ने एम्बुलेंस कॉल ही नहीं की। कोवर्कर बताता है कि लू उसके लिए कार खरीदने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। ये सुनते ही रुआनियो को अपनी BMW और बाइसिकल वाली बात याद आ जाती है। वो तुरंत 120 पर कॉल करती है और बताती है कि पेशेंट के हेड, आर्म और बैक में इंजरीज हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। ऑपरेटर कहता है कि पेशेंट को मूव ना करें। इसी बीच लू होश में आता है और सबसे पहले कहता है कि उसने उसका दिया फ़ोन खो दिया। रुआनियो कहती है कि नया फ़ोन खरीद लेंगे लेकिन लू कहता है कि वो उसका गिफ्ट था। इस हालत में भी उसका ध्यान इंजरी पर नहीं, उस फ़ोन पर है जो रुआनियो ने उसे दिया था।
अगले सीन में हम देखते हैं कि अस्पताल पहुंचने के बाद रुआन लू की देखभाल में लग जाती है। हॉस्पिटल में रुआन डॉक्टर को बुलाती है। लू होश में आते ही फिर फोन के बारे में पूछता है। वो रुआन से माफी मांगता है और कहता है कि वो जल्दी रिकवर करेगा और आगे अर्निंग मनी की वजह से वर्क अफेक्ट नहीं होने देगा। इसी बीच रुआन को ओरिजिनल ओनर का पुराना व्यवहार याद आ जाता है। वो अंदर से जानती है कि ओरिजिनल ओनर होती तो अभी उसे बेकार, इंजर्ड, पैसा खर्च करवाने वाला और काम ना कर पाने वाला कहकर इंसल्ट करती, लेकिन रुआन के मुंह से वो क्रूअल वर्ड्स निकलते ही नहीं। लू ने कुछ गलत नहीं किया था। वो उल्टा उसे डांटती है कि वो इंजर्ड क्यों हुआ और कहती है कि वो वरीड थी। बाद में लू को फोन मिल जाता है। रुआन देखती है कि वो चीप नो नेम फोन को किसी ट्रेजर की तरह संभाल रहा है। उसी मोमेंट रुआन डिसाइड करती है कि उसे लू के साथ और अच्छा बिहेव करना चाहिए। फिर वो उसके लिए खाना लेने जाती है। इसी के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वार्ड में मौजूद दूसरे पेशेंट्स रुआन की तारीफ करने लगते हैं। वे कहते हैं कि लू बहुत लकी है। उसकी गर्लफ्रेंड पूरे दिन उसकी केयर करती रही। उसने आईवी देखा, नर्स को बुलाया और शायद खुद लंच भी नहीं किया। उसी दौरान कोई 3000 युआन लेकर आता है और कहता है कि ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। लू कहता है कि ये वर्क इंजरी है, इसलिए रीएम्बर्समेंट मिलेगा। फिर उसका सीनियर कॉल पर बात करता है और कहता है कि वो महीने का 1,30,000 कमाता है। उसके पास 5 लाख सेविंग्स हैं और वो लू की मदद करने के लिए रेडी है। लू जानता है कि रीएम्बर्समेंट में टाइम लगेगा और हॉस्पिटल केयर एक्सपेंसिव है, लेकिन अपनी घायल प्राइड की वजह से पैसे लेना उसे सही नहीं लगता। वो अभी भी खुद से संभलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर अन बायुआन फिर रुआन के सामने आता है। वो उसे एल्डर सिस्टर कहकर रोकता है। रुआन साफ कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड की केयर करनी है। अन पूछता है कि उसने उसे वीचैट पर ब्लॉक क्यों कर दिया। रुआन कहती है कि उसे डर था वो स्कैम करेगा, लेकिन अन सीधे बात को और आगे ले जाता है। वो कहता है कि वो उससे साथ रह सकती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अमीर है। फिर वो अपनी 4 मिलियन वाली वॉच दिखाकर उसे लव टोकन की तरह ऑफर करता है। रुआन तुरंत रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है। वो कहती है कि किसी को छीनने का नाम अच्छा नहीं होता। मिस्ट्रेस अनऑफेंडेड हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे उसके लुक्स और मनी से टेम्पटेशन नहीं हुआ। रुआन अंदर से सोचती है कि अगर लू अपनी आइडेंटिटी रिकवर कर लेगा तो वो दोनों को पिग फीडिंग के लिए भेज देगा। अन को शक होने लगता है कि शायद रुआन लू की असली आइडेंटिटी जानती है। वो तय करता है कि उसे किसी तरह दोनों को ब्रेकअप करवाना होगा। रुआन वापस हॉस्पिटल रूम में आती है। नर्स लू को कहती है कि हल्का खाना खाए और फ़ोन कम यूज़ करे। फिर वो कहती है कि वो उसके हार्ट और लंग साउंड्स चेक करेगी। रुआन ये देखकर तुरंत जेलस हो जाती है। उसे लगता है कि लू को तो इम्पैक्ट इंजरीज हैं, फिर ये चेक इतनी ऑब्वियस क्यों लग रही है। वो लू पर ताना मारती है कि बाहर वो सूटर से डील कर रही थी और यहाँ वो नर्सेस से फ्लर्ट कर रहा है। नर्स कहती है कि लू बहुत हेल्दी है, लेकिन रुआन की जेलसी अब बाहर आने लगी है और लू भी ये नोटिस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू रुआन के बदले हुए व्यवहार की वजह जानने की कोशिश करता है। लू रुआन से पूछता है कि क्या हुआ, वो अनहैप्पी क्यों है। रुआन कहती है कि बाहर उसे एक पुराना कस्टमर मिला था और थोड़ी बात हुई। लू उसे सॉरी कहता है, लेकिन रुआन पूछती है कि सॉरी क्यों बोल रहा है। लू खाने से भी मना करता है जब तक रुआन भी ना खाए। रुआन उससे पूछती है कि क्या वो जेलस है। लू डिनाई करता है, लेकिन कहता है कि उसे चीटिंग पसंद नहीं। फिर वो ये भी कहता है कि रुआन ने किसी को चार्म किया और पूरा चार्म रेडिएट कर रही थी। रुआन तुरंत पकड़ लेती है कि वो जेलस है। इसी बीच उनका फर्स्ट किस हो जाता है। रुआन चौंक कर कहती है कि ये उसका फर्स्ट किस था और लू को स्कमबैग कह देती है। लू नर्स से कहता है कि आगे से उसकी गर्लफ्रेंड ही चीजें हैंडल करेगी। नर्स रुआन को ब्यूटीफुल कहती है। फिर लू रुआन से मेकअप करने को कहता है। वो कहता है कि अगर उससे कोई गलती हो या वो उसे अनकंफर्टेबल करे तो रुआन उसे बता दे, वो बदल जाएगा। रुआन स्पेयर रिब्स के लिए उसे फॉरगिव कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू खुद रुआन की ड्राइंग का सब्जेक्ट बन जाता है। इस पूछता है कि वेट कितना लंबा है। रुआन बताती है कि हाल ही में बहुत लोगों ने उससे ड्राइंग बनवाने को कहा है। फिर वो लू को पोज करने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे ड्रॉ करने लगती है उसका ध्यान बार बार लू के लुक्स पर चला जाता है। उसे फिर वही पहले वाला मोमेंट याद आ जाता है जब उसने मन ही मन सोचा था कि लू अनफेयरली हैंडसम है। वो सोचती है कि इतनी सारी गर्ल्स उसे पसंद करती हैं तो कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि वो सच में अनफेयरली हैंडसम है। माहौल में रोमांटिक फीलिंग भी बढ़ती है, जैसे दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही हो।
लू नोटिस करता है कि रुआन यू ड्राइंग बनाते हुए अनकंफर्टेबल लग रही है। वो पूछता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है। रुआन यू कहती है कि ये जॉब बहुत मुश्किल है और उसे कभी फिर लू की ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए। फिर वो ड्राइंग उसे दिखाती है। लू पूछता है कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा। रुआन यू कहती है कि वो सोच रही थी। लू ड्राइंग देखकर कहता है कि उसे बहुत पसंद आई। फिर वो कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुआन यू को एक नया अपार्टमेंट दिखाता है। वो पूछता है कि क्या उसे ये घर पसंद है। रेंट 5,000 युआन है, जिसे सुनकर रुआन यू कॉशियस हो जाती है। वो कहती है कि 500 युआन वाला पुराना अपार्टमेंट भी ठीक था, भले ही वो डार्क, छोटा और टूटा हुआ था। लू कहता है कि वो इन दिनों एक्सपेंसिव ड्यूरियन नहीं खा रही, इसलिए बचाए हुए पैसे से ये हाउस रेंट किया जा सकता है। रुआन यू को डर होता है कि कहीं उसे उसके बदले हुए हैबिट्स पर फिर शक ना हो जाए। वो कहती है कि वो पैसे बचाकर न्यू हाउस में शिफ्ट होना चाहती थी। दोनों डिपॉजिट पे कर देते हैं। लू बताता है कि डिस्चार्ज के बाद वे मूव कर जाएंगे और उसे न्यू जॉब भी मिल गई है। जॉब थोड़ी दूर है, लेकिन रुआन यू कहती है कि उसने स्मॉल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया है। फिर दोनों नए घर की ओर निकलते हैं। नेक्स्ट सीन, दोनों अपने नए घर में पहुंचते हैं, जहां रुआन यू को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला होता है। नए घर में पहुंचकर रुआन यू बिग विंडो सिल देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ फ्लावर्स रखे जा सकते हैं। फिर स्पेशियस बेड देखकर भी खुश होती है। उसके लिए ये घर पुराने ब्रोकन रूम से बहुत बड़ा बदलाव है। इसी बीच लू के बैंक कार्ड में 13,000 युआन आते हैं। रुआन यू सोचती है कि उसकी इजी जॉब कंस्ट्रक्शन वर्क से भी ज्यादा कैसे दे रही है। उसे शक होता है कि शायद लू कुछ छुपा रहा है। सीन फ्लैशबैक, उसी समय एन फैमिली में एल्डर्स लू की बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि लू 5 महीने से बैंकरप्ट है और उस पर 3 बिलियन युआन डेब्ट है। उसके बैंक कार्ड्स रेस्ट्रिक्टेड थे। एल्डर पेरेंट्स को डांटता है कि उन्होंने उसे हार्ड लेबर करते देखा और कुछ नहीं किया। फिर ऑर्डर दिया जाता है कि उसका बैंक कार्ड रिस्टोर किया जाए और उसका 3 बिलियन डेट पे ऑफ किया जाए, लेकिन कोई कहता है कि पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट सीन, रुआन यू अचानक लू को एक बेहद खतरनाक जॉब करते हुए देख लेती है। रुआन यू एक दिन लू को डेंजरस हाई ऑल्टीट्यूड विंडो क्लीनिंग करते देख लेती है। कोई कहता है कि वो चैंग्यून है और उसे नीचे आने को कहता है। रुआन यू नीचे खड़ी उसे देखकर डर जाती है और पूछती है कि वो उसके पीछे छुपकर इतनी डेंजरस जॉब क्यों कर रहा है। लू समझाता है कि उसने हाई ऑल्टीट्यूड एग्जाम पास किया है और उसे हाइट से डर नहीं लगता, लेकिन वो मानता है कि ये अनसेफ है। रुआन यू तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि वो ये जॉब अभी क्विट करे। वो कहती है कि चाहे कितने भी पैसे मिले, वो ये काम फिर नहीं करेगा। लू मान जाता है और कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट और लॉजिस्टिक्स पार्क वाली जॉब्स कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन रुआन यू उसे साफ कहती है कि अभी जाकर रिजाइन करे। उसके लिए अब पैसे से ज्यादा लू की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन, लू अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आ जाता है। लू इंटरनेट पर सर्च करता है कि गर्लफ्रेंड नाराज हो तो क्या करना चाहिए। सजेशंस में स्मॉल गिफ्ट देना और ड्यूरियन पर घुटने टेकना जैसी बातें आती हैं। फिर उसे एम्प्लॉयर बताता है कि मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से उसे लेड ऑफ किया जा रहा है और उसे 1 महीने की सैलरी कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। इसी बीच लू को मैसेज मिलता है कि उसके बैंक रिस्ट्रिक्शंस और क्रेडिट रिपोर्ट नॉर्मल हो गए हैं। सेटलमेंट 2 साल बाद होगा। वो रुआन यू से कहता है कि विंडो क्लीनिंग कंपनी ने उसे ले ऑफ कर दिया और कॉम्पेंसेशन आने वाली है। रुआन यू उसके सनबर्न फेस और आर्म्स पर स्किन केयर लगाने की बात करती है। फिर लियांग क्वान उसे 3 लाख एनुअल सैलरी वाली जॉब ऑफर करता है, वो भी बिना इंटरव्यू। रुआन यू तुरंत कहती है कि उसे सूट्स, टाइज और शूज खरीदने होंगे। लू कहता है कि उसके पास टी शर्ट्स हैं, लेकिन रुआन यू इंसिस्ट करती है कि न्यू जॉब के लिए प्रॉपर क्लोथ्स चाहिए। नेक्स्ट सीन, दोनों के रिश्ते में फिर से रोमांटिक टेंशन बढ़ने लगती है और रुआन यू अपने दिल और ओरिजिनल स्टोरी के बीच फंस जाती है। दोनों के बीच रोमांटिक टेंशन फिर बढ़ती है। रुआन यू के मन में बार बार यही आता है कि लू कहानी का मेल लीड है और फ्यूचर में फीमेल लीड उसे पसंद करेगी। अगर वो अभी उसे एक्सेप्ट करती है तो आगे क्या होगा। रुआन यू साफ कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है। लू उस पर प्रेशर नहीं डालता। वो कहता है कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस बात से रुआन यू को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि लू उसे समझने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन, अन बायुआन एक बार फिर रुआन यू और लू की जिंदगी में दखल देने की नई चाल चलता है। लू अपने फर्स्ट डे एट वर्क के लिए निकलता है। रुआन यू उसे एनकरेज करती है। वो खुद खाना बनाने की बात करती है, लेकिन अंदर से अभी भी इस बात में उलझी है कि लू को किस करना अच्छा लगा था। फिर भी वो कहानी के हिसाब से फीमेल लीड का है।
उसी समय अनबायुआन फिर अपनी चाल चलता है। वो हैंडसम मैन ढूंढकर रुआनियो को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। एक हैंडसम आदमी उसके पास आता है और उससे एक्वेंटेंस की बात करता है। वो हैवी थिंग्स उठाने में हेल्प भी ऑफर करता है, लेकिन रुआनियो रिफ्यूज़ कर देती है। अन दूर से देखता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो सोचता है कि उसने पूरे महीने हैंडसम मैन ढूंढे, फिर भी रुआनियो रिएक्ट नहीं कर रही। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की को किस तरह का आदमी पसंद है। नेक्स्ट सीन, अनबायुआन आखिर खुद रुआनियो के सामने आकर उसे लू से अलग होने का लालच देता है। अनबायुआन आखिर सीधे रुआनियो के सामने आ जाता है और उसे 5 मिलियन ऑफर करता है। उसकी कंडीशन साफ है, लू चैंग्यून को छोड़ दो। रुआनियो तुरंत पहचान जाती है कि ये क्लासिक नॉवल वाली लाइन है। अन पूछता है कि क्या उसे लू पसंद है। वो कहता है कि अगर रुआनियो ब्रेकअप कर लेगी तो पैसा तुरंत ट्रांसफर कर देगा। रुआनियो अंदर से सोचती है कि वो अभी ब्रेकअप नहीं कर सकती, वरना फ्यूचर में उसे पिग्स को फीड करने भेज दिया जाएगा। फिर वो अन से पूछती है कि क्या वो एन फैमिली से है। अन हैरान होकर पूछता है कि क्या रुआनियो लू की आइडेंटिटी जानती है। रुआनियो समझ जाती है कि एन फैमिली को लू के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे वापस नहीं लिया। अन कहता है कि अगर रुआनियो ब्रेकअप नहीं करती तो लू वापस नहीं आएगा और उसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहती है। रुआनियो को लगता है कि ये ओरिजिनल बुक से अलग जा रहा है और वो अन को फ्रॉड समझने लगती है। नेक्स्ट सीन, रुआनियो लू से उसके अतीत और उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करती है। लू बताता है कि उसके फादर उसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे। उसकी प्रेग्नेंट मदर उसे लेकर विलेज वापस चली गई थी। किसी ने उसके फादर को देखा भी नहीं था और उनके पास फोटो तक नहीं था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। रुआनियो सोचती है कि अगर फोटो होती तो शायद पता चलता कि उसका फादर सच में जिंदा है या शायद टीवी पर दिखने वाला कोई बड़ा आदमी है। फिर वो साथ में फोटो लेने का सजेशन देती है। उसके मन में डर है कि वे फ्यूचर में अलग हो जाएंगे, इसलिए एक फोटो मेमोरी के लिए रहनी चाहिए। लू कहता है कि वे फोटो नहीं लेंगे। फिर वो कहता है कि अब से अपनी मंथली सैलरी रुआनियो को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि उसके बैंक पैसे फिर टेकन हो सकते हैं। रुआनियो इसे डिस्टेंस बनाने की तरह समझती है। लू फिर मुसंकिंग ड्यूरियन खरीदने की बात करता है, लेकिन रुआनियो कहती है कि उसे इन दिनों स्ट्रॉबेरीज पसंद हैं। लू का रिएक्शन देखकर वो फिर डर जाती है कि कहीं उसने फिर कोई ग्रज तो नहीं पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन, रुआनियो के सामने ऐसा मौका आता है जो उसके आर्ट करियर और रिलेशनशिप दोनों की परीक्षा लेने वाला होता है। रुआनियो को घर पर एक टॉप आर्ट एक्सपर्ट का बिजनेस कार्ड मिलता है। इसी बीच अन उसे कहता है कि उसे वीचैट ब्लैकलिस्ट से निकाल दे। वो ये भी कहता है कि उसने 5 मिलियन के बजाय डीन डैंग का वीचैट चुना। रुआनियो बताती है कि डीन डैंग कंट्री के बेस्ट आर्ट मास्टर्स में से हैं। अन उसे ऑफर देता है कि अगर वो ब्रेकअप करेगी तो डीन डैंग उसे एक्सेप्ट या गाइड करेंगे। रुआनियो टेम्प्टेड होती है, क्योंकि ये उसके आर्ट करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन वो फिर डरती है कि लू फ्यूचर में उसे पिग्स फीड करने भेज देगा। अन कहता है कि पहले वीचैट ऐड कर लो, डिसीजन बाद में लेना। रुआनियो उससे 1 साल का टाइम मांगती है। अन अग्री कर जाता है। रुआनियो सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी में लू उसे 10 महीने बाद डंप करता है, इसलिए डीन डैंग की गाइडेंस उसके करियर के लिए यूजफुल हो सकती है। डीन डैंग की गाइडेंस से उसका आर्ट इम्प्रूव होने लगता है। सीन फ्लैशबैक, समय बीतने के साथ वो लगातार अपनी पेंटिंग स्किल्स बेहतर करती रहती है, लेकिन बाद में लू का कोई मैसेज नहीं आता और उसका नंबर भी अनअवेलेबल बताता है। रुआनियो बेचैन हो जाती है। नेक्स्ट सीन, घबराई हुई रुआनियो लू को हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है। रुआनियो पैनिक में लू को ढूंढती है। जब वो उसे पाती है तो घबराकर पूछती है कि क्या वो उसे समझ पा रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी में ऐसा क्या किया और फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो साफ कहती है कि वो वरीड थी। लू उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसके लिए वरीड थी। रुआनियो उल्टा पूछती है कि और किस लिए होती। इस छोटे से सवाल जवाब में दोनों की फीलिंग साफ हैं, भले ही रुआनियो अभी भी उन्हें नाम देने से डरती है। नेक्स्ट सीन, रुआनियो अपने दिल की बात खुद से छिपाने की कोशिश करती है और अपने रिश्ते को लेकर एक नया फैसला करती है। नेक्स्ट सीन, रुआनियो अपने मन में खुद को लू की एक्स गर्लफ्रेंड मानती है। वो सोचती है कि जब तक फीमेल लीड नहीं आती तब तक वो थोड़ी देर के लिए उसे अपने पास रख सकती है, फिर सही समय आने पर उसे वापस कर देगी। लू उसे कॉल पर कहता है कि स्टॉल बंद करके जल्दी घर आ जाना, क्योंकि वीकेंड पर दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे। रुआनियो भी उसे ज़्यादा मेहनत न करने को कहती है और बताती है कि वो घर पर उसका इंतज़ार करेगी। वो खुद को समझाती है कि एक्स गर्लफ्रेंड होने के नाते किसिंग और हगिंग नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोचती है कि जिस दिन वो जाएगी उस दिन लू के दिल से अपनी सारी यादें भी मिटा देगी। नेक्स्ट सीन,
रुआनियो अभी इन्हीं ख्यालों में खोई होती है कि उसकी ज़िंदगी में अचानक एक नई लड़की की एंट्री हो जाती है। एक लड़की घबराई हुई हालत में उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसे उसकी कार बोरो करनी है क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रुआनियो बिना ज़्यादा सोचे उसकी मदद कर देती है और उसे वहाँ से निकलने में हेल्प करती है। लड़की बताती है कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका पीछा करने वाले लोग उसे पुलिस तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। वो कहती है कि एक पावरफुल आदमी ने उसे प्यार के नाम पर कैद करके रखा था। रुआनी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। उसे लगता है कि जब उसकी अपनी ज़िंदगी में ट्रांसमाइग्रेशन जैसी इम्पॉसिबल चीज़ हो सकती है तो किसी और की कहानी भी सच हो सकती है। लड़की अपना नाम ए शाओ बताती है और दोनों एक दूसरे से परिचय करती हैं। शाओ कहती है कि अगर उसे वापस मैनर ले जाया गया तो वो बुली होकर मर जाएगी। रुआनी उसे पहले खाना खिलाने का फैसला करती है, लेकिन तभी पीछा करने वाले लोग फिर पास आ जाते हैं और दोनों को दोबारा भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन, पीछा छुड़ाने के बाद रुआनियो चाओ को अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है। चाओ खाना खाते ही कहती है कि ये खाना 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। रुआनियो उसे साफ बता देती है कि उसका घर छोटा है और उसका बॉयफ्रेंड भी साथ रहता है, इसलिए वो उसे अपने घर नहीं रख सकती। चाओ कहती है कि कोई बात नहीं, वो होटल में रुक जाएगी। रुआनियो नोटिस करती है कि भागते हुए भी ए शाओ अपने साथ काफी कीमती सामान लेकर आई है। चाओ पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे रोज लेने आता है और कहीं वो केप्ट मैन तो नहीं है। रुआनियो तुरंत लू चैंगयुन का बचाव करती है और कहती है कि वो इंटरनेट कंपनी में मेहनत से काम करता है। एशाओ अपनी मदर का जिक्र करने ही वाली होती है, लेकिन तुरंत बात बदलकर कहती है कि जिसने उसे कैद किया है वो इंटरनेट फील्ड का बहुत पावरफुल इंसान है। रुआनियो को उस पर सिंपैथी होने लगती है। उसे लगता है कि एशाओ के पास दौलत तो है लेकिन आज़ादी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन, रात को जब रुआनियो घर लौटती है तो लू उसके कपड़ों से अनफेमिलियर परफ्यूम की खुशबू महसूस करता है। वो पूछता है कि वो किसके साथ थी और क्या उसने कोई नया दोस्त बनाया है। रुआनियो उसे एशाओ के बारे में बताती है और उसकी पूरी दुख भरी कहानी भी सुनाती है। लू कहता है कि उसे भरोसा है कि रुआनियो इतनी समझदार है कि आसानी से किसी के झांसे में नहीं आएगी, लेकिन उसकी बातों में हल्की सी टीजिंग भी होती है, जैसे वो जानता हो कि रुआनियो जल्दी इमोशनल हो जाती है। बाद में शाओ सच बता देती है। वो मानती है कि उसने झूठ बोला था। जिस पावरफुल आदमी की बात वो कर रही थी वो असल में उसकी मदर थी और पीछा करने वाले लोग बॉडीगार्ड्स थे। रुआनियो को तब पता चलता है कि एशाओ कोई हेल्पलेस लड़की नहीं बल्कि एक रिच हायरस है। माफ़ी मांगने के लिए एशाओ उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में चलने का निमंत्रण देती है। नेक्स्ट सीन, चाओ रुआनियो को अपने साथ आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाती है। वहां पहुंचते ही लोग चाओ को मिस सू कहकर बुलाते हैं। ये सुनते ही रुआनियो चौंक जाती है क्योंकि ओरिजिनल नॉवल की फीमेल लीड का सरनेम भी सू था। उसी समय अन बायुआन भी वहां पहुंच जाता है। वो रुआनियो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और डीन डैंग के वी चैट का भी जिक्र करता है। इसी दौरान लोगों को पता चलता है कि शाओ ही मिस सू है और बात मैरिज अरेंजमेंट तक पहुंच जाती है। अन बताता है कि मिस सू की शादी एन बेलिंग से तय की जा रही है, लेकिन मिस सू साफ कह देती है कि उसने एन बेलिंग को कभी देखा तक नहीं। अन आगे बताता है कि एन बेलिंग इलिजिटिमेट चाइल्ड है और सू फैमिली में शादी किए बिना वो एन ग्रुप इनहेरिट नहीं कर सकता। फिर वो साफ कहता है कि एन फैमिली की असली जगह सिर्फ चेंगयू की है। मिस सू और अन के बीच बहस शुरू हो जाती है। उनकी बातों से रुआनियो को एहसास होता है कि चेंगयू की असली पहचान धीरे धीरे उसके सामने खुल रही है। बात बहस से सीधे धमकी तक पहुंच जाती है। अन मिस सू से पूछता है कि क्या वो वायलेंट मेनियाक है। मिस सू भी बिना डरे जवाब देती है कि अगर वो सच में उसकी सिस्टर इन लॉ बनी तो उसे दिन में 3 बार पीटेगी। उन दोनों की नोकझोंक देखकर रुआनियो समझ जाती है कि बड़े और अमीर परिवार बाहर से जितने सभ्य दिखते हैं अंदर से उतने ही उलझे हुए हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चेंगयू का नाम बार बार इन बड़े परिवारों के बीच लिया जा रहा है। नेक्स्ट सीन, एग्जीबिशन से लौटने के बाद रुआनियो लू चेंगयुन को बताती है कि वहां जाकर उसे पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लू उसकी बात सुनकर खुश होता है और कहता है कि अब उसकी सैलरी अच्छी है, इसलिए रुआनियो बिना चिंता किए एग्जीबिशंस देख सकती है और प्रैक्टिस कर सकती है। लेकिन रुआनियो कहती है कि वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती और फैमिली इनकम में अपना योगदान भी देना चाहती है। लू बताता है कि उसे फेस क्रीम का पैकेज लेने जाना है। रुआनियो मन ही मन सोचती है कि शायद ओरिजिनल स्टोरी अब बदल रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही बदलता रहा तो शायद उसका ट्रैजिक एंडिंग भी बदल जाए। नेक्स्ट सीन, घर के पास रुआनियो की मुलाकात नए नेबर लियू वाइशेंग से होती है। वो उससे ट्रैश बैग मांगता है क्योंकि उसका नया घर साफ हो रहा होता है। अपना नाम सुनकर रुआनियो को लगता है कि उसने ये नाम कहीं पहले भी सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आता कहाँ। उसी समय लू फोन पर उसे प्यार से बेबी कहकर बुलाता है।
रुआन यू भी जानबूझकर स्वीट टोन में जवाब देती है ताकि सामने वाले को साफ पता चल जाए कि उसका बॉयफ्रेंड है। बाद में लू उससे पूछता है कि वो आदमी कौन था। रुआन यू बताती है कि वो सिर्फ नया नेबर था और ट्रैश बैग मांग रहा था, लेकिन लू को फिर भी जेलसी होती है। वो पूछता है कि ट्रैश बैग देने के लिए हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी। रुआन यू हंसते हुए समझाती है कि उसने जानबूझकर उसे बेबी कहा था ताकि सामने वाला कोई गलतफहमी न पाल सके। इसके बावजूद लियू वाइशंग का नाम उसके दिमाग में अटका रहता है और उसे बार बार लगता है कि उसका इस कहानी से कोई बड़ा कनेक्शन है। नेक्स्ट सीन, कुछ समय बाद रुआन यू फोटो से जुड़ी एक्टिविटी के दौरान लू से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रहने की बात करती है। वो कहती है कि फोटो खिंचवाते समय दोनों को थोड़ा फासला रखना चाहिए। इसी बीच फोटो पेपर की कीमत पर भी बात होती है और पता चलता है कि एक फोटो पेपर भी कई युआन का आता है। ये छोटी सी बातचीत भी रुआन यू के मन का द्वंद्व दिखाती है। एक तरफ वो लू के साथ यादें संजोना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ खुद को बार बार याद दिलाती रहती है कि कहानी के हिसाब से एक दिन उसे लू से अलग होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन, रुआन यू लू से एक ग्रुप फोटो लेने की बात करती है। उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि अगर भविष्य में उसे लू से अलग होना पड़ा तो कम से कम उसके पास एक यादगार फोटो तो रहेगी। तभी लू के पास कंपनी से कॉल आता है और उसे तुरंत मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। लू के जाने के बाद लियू वाइशंग फिर रुआन यू के पास आता है। वो ट्रैश बैग्स में मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और गिफ्ट के तौर पर पर्ल ज्वेलरी, नेकलेस, ईयररिंग्स और दूसरे एक्सपेंसिव एक्सेसरीज देने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी दौलत का दिखावा करते हुए कहता है कि वो पोर्शे चलाता है और रुआन यू का बॉयफ्रेंड उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यही सुनते ही रुआन यू को अचानक सब याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि लियू वाइशंग वही आदमी है जिसने ओरिजिनल स्टोरी में ओरिजिनल ओनर के साथ मिलकर लू चैंग्यून को ब्रदल में बेच दिया था। ये याद आते ही रुआन यू के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी डेस्टिनी फिर उसी ट्रैजिक एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट सीन, वह कंपनी में बैठा लू चैंग्यून रुआन यू को मैसेज भेजता है। वो बताता है कि कंपनी में आफ्टरनून टी के दौरान छोटे केक्स मिले हैं और पूछता है कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है, लेकिन रुआन यू उस समय घर पर नहीं होती। लू को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इसी दौरान रुआन यू फिर से ओरिजिनल प्लॉट की सबसे खतरनाक कड़ी से टकरा चुकी है और उसका डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट सीन, लियू वाइशंग की पहचान याद आने के बाद रुआन यू पूरी तरह टूट जाती है। वो लू चैंग्यून के सामने रोते हुए कहती है कि वो बेईमान है क्योंकि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और फिर भी भविष्य में उसे पिग्स फीड करने भेज देगा। लू उसकी बात सुनकर पूरी तरह उलझ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि रुआन यू अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो बस इतना कहता है कि वो तो उसके लिए छोटे केक्स लेकर आया था। रुआन यू उससे पूछती है कि अगर कोई उसे बिट्रे करे तो वो उसके साथ क्या करेगा। लू जवाब देता है कि अगर किसी ने इलीगल काम किया तो वो उसे कभी टॉलरेट नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस बुलाएगा। ये सुनकर रुआन यू को एहसास होता है कि ओरिजिनल प्लॉट में लू को बेचना सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी था। वो भारी मन से कहती है कि अगर डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती तो बेहतर है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। इतना कहकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। लू घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद वो रिश्ते में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा था। वो वादा करता है कि अब वो धीरे धीरे चलेगा और सिर्फ उसे किस करना चाहता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन रुआन यू के मन में सिर्फ एक ही डर होता है, अगर प्लॉट उसे फिर उसी रास्ते पर ले गया तो वो लू को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद ही उससे दूर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन, ब्रेकअप के बाद भी लू को रुआन यू की हालत पर शक होता है। वो घर से गायब हुई चीजों की वजह जानने के लिए सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकलवाता है। फुटेज देखने के बाद उसका शक सीधे लियू वाइशंग पर जाता है। लू बिना देर किए उससे मिलने पहुंचता है और गुस्से में पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करना उसे इतना अच्छा क्यों लगता है। अब उसे साफ समझ आ चुका होता है कि लियू सिर्फ सामान नहीं बल्कि रुआन यू की मानसिक शांति भी छीनने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में लियू वाइशंग की जमकर पिटाई कर देता है और मामला सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। लू रुआन यू से कहता है कि वो घर जाकर आराम करे और उसका इंतजार करे, लेकिन रुआन यू के लिए अब शांत बैठना नामुमकिन होता है। उसे पता है कि अगर मामला गंभीर हुआ तो लू को डिटेंशन हो सकती है। वो तुरंत अन बायुआन से संपर्क करके पूरी बात बताती है और उससे मदद मांगती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुआन यू खुद को लू की गर्लफ्रेंड बताती है और उससे मिलने की इजाजत मांगती है। पुलिस बताती है कि विक्टिम अभी होश में नहीं आया है और आगे की कार्रवाई इंजरी रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। अगर चोट गंभीर निकली तो क्रिमिनल डिटेंशन भी हो सकती है और उसका असर आने वाले समय तक रहेगा। ये सुनकर रुआन यू खुद को दोष देने लगती है और डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से लू की जिंदगी फिर मुश्किल में न पड़ जाए। आखिरकार रुआन यू को लू से मिलने की अनुमति मिल जाती है। उसे देखते ही वो सबसे पहले उसके हाथ की चोट के बारे में पूछती है। लू शांत होकर कहता है कि उसके हाथ पर लगा खून उसका नहीं है। रुआन यू पूछती है कि उसने लियू वाइशंग से लड़ाई क्यों की।
लू साफ कहता है कि लियू ने उसे नहीं बल्कि रुआन यू को परेशान किया था और उसे उनसे अलग करने की कोशिश की थी। गुस्से में वो कहता है कि लियू खुशकिस्मत है कि उसने उसे जान से नहीं मार दिया। लू की ये बात सुनकर रुआन यू फिर सोचने लगती है कि अगर वो खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाए तो शायद लू बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी जी सकेगा। नेक्स्ट सीन। थोड़ी देर बाद अनबायुआन 3 बड़े लॉयर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रुआनियो से बताती है कि लू अभी भी डिटेन्ड है और सब कुछ लियू वाइशंग की इंजरी रिपोर्ट पर निर्भर कर रहा है। अन कहता है कि लियू वाइशंग कोई बहुत बड़ा क्योटो का इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं बल्कि सिर्फ नया अमीर बना हुआ व्यक्ति है। उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स पैसे देकर आसानी से सेटलमेंट के लिए मान जाएंगे। फिर वो बताता है कि वो एन फैमिली की लीगल टीम के 3 टॉप लॉयर्स साथ लेकर आया है। रुआनियो को ये देखकर लगता है जैसे एक छोटे से मामले के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली गई हो। इसके बाद अन फिर वही सवाल पूछता है कि अब तक उसका और लू का ब्रेकअप पूरी तरह क्यों नहीं हुआ। वो चाहता है कि लू जल्द से जल्द एन फैमिली लौटकर फैमिली कन्फ्लिक्ट संभालें। रुआनियो बताती है कि उसने ब्रेकअप तो कर लिया था लेकिन उसी के बाद लू ने लियू वाइशंग की पिटाई कर दी। अन गहरी सांस लेकर कहता है कि बड़े फैसले लेने वाले लोगों को हर हाल में शांत रहना चाहिए। उसकी बातों में मदद भी होती है और लू को वापस परिवार में लाने की जल्दबाजी भी साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन। अनबायुआन सीधे लियू वाइशंग के पेरेंट्स से बात करता है। लियू के पेरेंट्स उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे ने एन फैमिली का अपमान किया है। अन बिना समय गंवाए उन्हें पुलिस से बात करके अपने ब्रदर को तुरंत रिलीज़ करवाने का आदेश देता है। फिर वो कहता है कि लियू वाइशंग को रातों रात वहाँ से हटाकर लू चैंग्यून के घर से दूर भेज दिया जाए। इस पूरे मामले में एन फैमिली की ताकत साफ दिखाई देती है। सिर्फ एक आदेश पर पूरी स्थिति बदल जाती है। जाते जाते अन रुआन यू को अपने लॉयर का नंबर देता है लेकिन साथ ही कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर रहा और उसे उसकी सिस्टर इन लॉ बनने जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद लू चैंग्यून पहली बार रुआन यू के सामने अपना कमजोर पक्ष दिखाता है। वो सोचती है कि लियू वाइशंग सच में उसके पड़ोस में आया था, यानी ओरिजिनल प्लॉट पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन एन बायुआन ने पहले ही दिन उसे वहां से हटवा दिया। नेक्स्ट सीन। तभी प्रॉपर्टी ग्रुप में मैसेज आता है कि पाइपलाइन रिपेयर की वजह से 1 घंटे बाद पानी की सप्लाई बंद होने वाली है। रुआनियो मैसेज देखकर कहती है कि उसे डर है कहीं हॉट वाटर कम न पड़ जाए। लू जवाब देता है कि वो जल्दी से नहा लेगा, लेकिन रुआनियो उसे पहले शावर लेने के लिए कहती है। वो बताती है कि उसने जल्दी जल्दी नहा लिया है और कल आराम से दोबारा वॉश कर लेगी। ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि अब रुआनियो पहले की तरह सिर्फ अपनी नहीं सोचती बल्कि हर बार लू की सुविधा को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट सीन। वाटर कट ऑफ की वजह से दोनों जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अचानक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और माहौल में हल्की सी घबराहट फैल जाती है। किसी के मुंह से निकलता है, आर यू किडिंग मी? दोनों जल्द से जल्द सब मैनेज करने की कोशिश करते हैं जिससे गंभीर माहौल में भी हल्का सा कॉमेडी मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सीन। अगली सुबह लू मुस्कुराते हुए रुआनियो को गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड कहकर बुलाता है। रुआनियो बताती है कि उसका पेंट खत्म हो गया है और उसे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। वो कहती है कि एशाओ उसके साथ शॉपिंग पर जाएगी। लू पूछता है कि क्या इससे एशाओ के काम में दिक्कत नहीं होगी। रुआनियो हंसकर बताती है कि एशाओ की कोई नौकरी नहीं है, उसका सबसे बड़ा काम तो ब्लाइंड डेट पर आए लड़कों को रिजेक्ट करना है। दोनों के बीच माहौल फिर से सामान्य होने लगता है, हालांकि ओरिजिनल प्लॉट और बड़े परिवारों की उलझने अभी भी उनके पीछे चल रही हैं। नेक्स्ट सीन। शॉपिंग के दौरान ईशा रुआनियो की नई पेंटिंग्स देखती है और उसकी जमकर तारीफ करती है। वो कहती है कि उसकी ड्राइंग स्किल्स पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं और पूछती है कि क्या उसने किसी बड़े टीचर से ट्रेनिंग ली है। रुआनियो लगभग सच बता देती है कि उसे सैफे के प्रेसिडेंट की गाइडेंस मिली है, लेकिन आखिरी पल में खुद को संभाल लेती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसने कई मास्टर पेंटिंग्स को स्टडी किया है। ईशा उसे किसी बड़े आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की सलाह देती है। वो कहती है कि अभी उसकी पेंटिंग्स 1000-2000 युआन में बिक रही हैं, लेकिन अगर उसने कंपटीशन जीत लिया तो उनकी कीमत 10,000 या लाखों युआन तक पहुंच सकती है। कंपटीशन की ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस जानने के बाद रुआन यू भी हिस्सा लेने का फैसला कर लेती है। अब उसे लगने लगा है कि आर्ट ही उसका असली फ्यूचर बन सकता है। इसी दौरान अनबायुआन रुआन यू को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। एशाओ पहले समझती है कि शायद वो उससे मिलने आया है, लेकिन अन साफ कर देता है कि उसे रुआन यू से जरूरी बात करनी है। वो बताता है कि एन फैमिली के इलिजिटिमेट चाइल्ड ने एक नया एक्सेसिबल लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वो ग्रुप के कोर बिजनेस में जगह बना लेगा और बाद में चेंग्यू के लौटने पर भी उसे हटाना मुश्किल होगा। अन रुआन यू को 1 मिलियन युआन देने का प्रस्ताव रखता है अगर वो लू से बिना उसकी आइडेंटिटी बताए कोई सोल्यूशन निकलवा दे। रुआन यू जब उस इलिजिटिमेट चाइल्ड का नाम पूछती है तो अन बताता है कि उसका नाम एन बेलिंग है। रुआन यू फिर पूछती है कि वो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन से इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन
चेंग्यून से नहीं। अन समझाता है कि लू चेंग्यून असली और लेजिटिमेट हेयर है, वो एल्डेस्ट सन ऑफ द एल्डेस्ट सन है, जबकि एन बेलिंग नहीं। साथ ही वो ये भी बताता है कि उनके ग्रैंडपा ने पुराने समय में चेंग्यू के परिवार को जबरदस्ती अलग कर दिया था। ये बात सुनकर रुआन यू हैरान रह जाती है, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में इसका कभी जिक्र नहीं था। आखिर में वो अन से वादा करती है कि वो लू से बिना उसकी पहचान बताए उसकी राय जानने की कोशिश करेगी। अन भी उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में चेंग्यू की असली आइडेंटिटी उसके सामने रिवील नहीं होनी चाहिए। रुआन यू घर लौटकर लू चेंग्यून के सामने अन बायुआन की बिजनेस प्रॉब्लम को एक नॉवल की स्टोरी बनाकर पेश करती है। वो कहती है कि जिस नॉवल को वो पढ़ रही थी उसका ऑथर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कहानी छोड़ गया। स्टोरी में एक पावरफुल विलन है जो फ्रेंचाइज स्टाइल बिजनेस मॉडल से मार्केट में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और मेल लीड उसे रोक नहीं पा रहा। रुआन यू लू से पूछती है कि अगर वो मेल लीड होता तो क्या करता। लू पहले पूरी बैकग्राउंड समझता है, फिर कहता है कि फ्रेंचाइज मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी उसका कैश फ्लो है। अगर एक्सपेंशन के दौरान कई कॉम्पिटिटर्स एक साथ प्रेशर बनाएं तो उसका बिजनेस खुद कमजोर पड़ जाएगा। रुआन यू समझ जाती है कि उसे वही प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल गया है जिसकी तलाश थी। रुआन यू लू का बताया हुआ सोल्यूशन अन बायुआन को देती है और कहती है कि अगर वे इसी स्ट्रैटेजी पर काम करें तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अन पूरा प्लान सुनकर बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है कि लू सच में उसका सेवियर है और मजाक में ग्रैंडपा से एन बेलिंग को खत्म करने की बात भी करता है। कुछ ही देर बाद रुआन यू के बैंक अकाउंट में पूरे 1 मिलियन युआन ट्रांसफर हो जाते हैं। वो मानती है कि अन अपनी बात का पक्का है, लेकिन अन फिर उसे याद दिलाता है कि भविष्य में जब वो लू से ब्रेकअप करेगी तब उसे कोई ब्रेकअप फी नहीं मिलेगी, इसलिए ये पैसे संभाल कर रखे। रुआन यू मना करती है, लेकिन अन धमकी देता है कि पैसे नहीं लिए तो वो लू को सब सच बता देगा। मजबूर होकर रुआन यू पैसे रख लेती है। 1 मिलियन युआन मिलने के बाद रुआन यू बेहद खुश हो जाती है। उसे सबसे पहले लू की याद आती है, इसलिए वो उसे कॉल करके कहती है कि आज रात दोनों को बाहर जाकर अच्छा सा डिनर करना चाहिए। लू मुस्कुराकर पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की वजह क्या है। रुआन यू बस इतना कहती है कि उसने थोड़ा सा पैसा कमाया है। लू हमेशा की तरह शांत रहता है और कहता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर आकर खुद उसके लिए खाना बनाएगा। रुआन यू को एहसास होता है कि उसके लिए ये पैसा बहुत बड़ा है, लेकिन लू की नज़र में सबसे बड़ी खुशी अब भी दोनों का साथ और घर का सादा खाना ही है। वे नेक्स्ट फ्राइडे का दिन तय करते हैं। बाद में लू बताता है कि उसने लियांग क्वान के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। रात को बात बहुत इमोशनल मोड़ लेती है। रुआन यू लू चेंग्यून के बारे में सोचती है, क्योटो यूनिवर्सिटी का एडवांस्ड मटेरियल स्टूडेंट, प्रोविंशियल साइंस टॉप स्कोरर और इतना केपेबल आदमी। तभी लू उससे मैरिज की बात करता है। वो पूछता है कि क्या उसने शादी के बारे में सोचा है। रुआन यू कहती है कि कौन लू चेंग्यून से शादी नहीं करना चाहेगा, वो बेस्ट बॉयफ्रेंड है। लेकिन लू बात साफ करता है कि वो पूछ रहा है क्या वे दोनों शादी कर सकते हैं। रुआन यू टूट जाती है। वो कहती है कि वो किसी और से शादी करेगा, वो तो बस उसके पास्ट की अनरिक्वाइटेड लव जैसी है। लू साफ कहता है कि उसका मैरिज पार्टनर रुआन यू है और उसने झूठ नहीं बोला। रुआन यू रोने लगती है। वो कहती है कि वो उसे अपने पास नहीं रख सकती। फिर उसके मुंह से बचपन की बात निकल जाती है। वो कहती है कि उसे बचपन से बहुत सारा प्यार चाहिए था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप्स पर रहते थे। लू तुरंत ये बात नोटिस करता है, क्योंकि ओरिजिनल रुआन यू के बैकग्राउंड में फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर और मदर फार्मर थे। उसे फर्क समझ आता है, लेकिन उस मोमेंट में वो सवाल दबा देता है। रुआन यू उससे पूछती है कि क्या वो उसे पिग्स फीड करने भेजेगा। लू कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर वो फिर से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी। रुआन यू आखिर दिल की सुन लेती है। लू कहता है कि वे कल मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। रुआन यू मान जाती है। वो कहती है कि वो इस बार क्रेजी हो जाएगी और लू चेंग्यून से शादी करना चाहती है। उसके लिए ये डिसीजन डर और प्यार दोनों से भरा है। उसे अभी भी फ्यूचर प्लॉट का डर है, लेकिन उस मोमेंट में लू के प्यार पर भरोसा भारी पड़ जाता है। उधर एन फैमिली तक खबर पहुंच जाती है कि यंग मास्टर रुआन यू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहा है। सर्वेंट या असिस्टेंट ग्रैंडपा एन को ये बात बताता है। ग्रैंडपा इसे नॉनसेंस कहता है। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया जाए। फिर चेंग्यू की अंजिया वापसी को स्पीड अप करने की बात होती है। यानी जैसे ही लू और रुआन यू शादी के करीब आए, एन फैमिली ने बीच में दखल देना शुरू कर दिया। रुआन यू और लू सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचते हैं, लेकिन वहां स्टाफ उन्हें बताता है कि लू का आईडी कार्ड रिपोर्टेड लॉस्ट और
और इनवैलिड है। लू हैरान होकर कहता है कि उसने कभी उसे लॉस्ट रिपोर्ट नहीं किया। रुआन यू के मन में इमीडिएटली बैड प्रेमोनिशन आती है। उसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो बात संभालते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वे कोई और ऑस्पिशियस डे चूज कर लेंगे। वे नेक्स्ट फ्राइडे का दिन तय करते हैं। बाद में लू बताता है कि उसने लियांग क्वान के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। कंपनी का नाम है यून्यू टेक्नोलॉजी। रुआन यू ये सुनकर फिर चौंकती है, क्योंकि ओरिजिनल प्लॉट में कंपनी फीमेल लीड से मिलने के बाद बनती थी और उसका नाम यूंग्याओ टेक्नोलॉजी होना चाहिए था। लू मीटिंग के लिए चला जाता है। रुआन यू सोचती है कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो वाली घटना जरूर प्लान थी। तभी किसी का कॉल आता है कि ग्रैंडपा उससे मिलना चाहता है। रुआन यू ग्रैंडपा एन से मिलती है। ग्रैंडपा उसे सॉफ्ट जड़े कहकर एड्रेस करता है। फिर वो लू के बारे में बात शुरू करता है। वो कहता है कि लू विलेज में बड़ा हुआ और उसने बहुत सफरिंग झेली। ग्रैंडपा चाहता है कि लू वापस एन फैमिली आए और किसी मैचिंग वेल्दी फैमिली की लड़की से शादी करे। उसका कहना है कि लू की इंटेलिजेंस और टैलेंट अंजिया को और स्ट्रॉन्गर बना सकती है। रुआन यू साफ कहती है कि लू ऐसी लाइफ नहीं चाहता, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। वो कहती है कि वो लू के साइड में मजबूती से खड़ी रहेगी। तभी ग्रैंडपा रिकॉर्ड्स दिखाता है। वो बताता है कि लू की बैंकरप्ट कंपनी के अकाउंट्स और सिग्नेचर साफ हैं। लू यंग था और लीगल पर्सन बनने के रिस्क्स नहीं समझता था। अगर ये मामला सीरियसली इन्वेस्टिगेट हुआ तो लू को 10 साल प्रिजन तक हो सकती है। ग्रैंडपा साफ कहता है कि एन फैमिली को लू इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक्सीलेंट सक्सेसर है, किसी डीप अफेक्शन की वजह से नहीं। रुआन यू के सामने पहली बार साफ हो जाता है कि एन फैमिली का प्यार नहीं, कंट्रोल और इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडपा रुआन यू को एक और क्रूअल रास्ता बताता है। वो कहता है कि लू को उससे हेट कराना होगा और खुद से हार मानने पर मजबूर करना होगा। फिर वो उसे स्लीपिंग पिल्स देता है और कहता है कि उसे ये लू को खिलानी होंगी। ग्रैंडपा कहता है कि जब लू अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो लोग किसी को भेजकर उसे सेल करवाने में हेल्प करेंगे। वो उस आदमी का नाम भी जोड़ता है जो रुआन यू को हरास कर रहा था, लाई वाइशंग। रुआन यू अंदर से जम जाती है। उसे समझ आता है कि जिस ओरिजिनल प्लॉट से वो भाग रही थी वही उसके सामने फिर खड़ा है। लू उससे सच में प्यार करता है, फिर भी उसे खुद अपने हाथों से उसे बेचना पड़ेगा। वो सोचती है कि इसके बाद फीमेल लीड उसे बचाएगी और उनकी रियल स्टोरी लाइन शुरू होगी। रुआन यू फिर खुद को उसी रोल में देखती है, बैंक्रप्सी के टाइम मेल लीड को हार्म करने वाली विशियस एक्स गर्लफ्रेंड। रुआन यू लू के सामने आकर रोने लगती है। लू तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, उसे बोलने को कहता है। रुआन यू कहती है कि इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, वो सच नहीं बता सकती, इसलिए कहती है कि उसने एक ट्रैजिक एंडिंग नॉवल पढ़ लिया है। लू उसे समझाता है कि नॉवेल्स फेक होते हैं, इतना रोने की जरूरत नहीं। रुआन यू दर्द में पूछती है कि अगर नॉवेल्स फेक होते हैं तो उसे इतना दुख क्यों हो रहा है और वे साथ क्यों नहीं रह सकते। लू उसे कंफर्ट करता है। वो कहता है कि उसे स्वीट रोमांस नॉवेल्स या हैप्पी स्टोरीज पढ़नी चाहिए। फिर कहता है कि मूड खराब हो तो स्वीट्स खानी चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्वीट्स खाएगी। लू को नहीं पता कि रुआन यू जिस ट्रेजेडी पर रो रही है वो किसी बुक की नहीं, उनकी अपनी जिंदगी की बन चुकी है। रुआन यू अंदर से लू से माफी मांगती है। वो सोचती है कि आज के बाद लू को ग्रेट पावर और वेल्थ मिल जाएगी, उसके पास गुड फैमिली की ब्यूटीफुल वाइफ होगी और वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। वो मन ही मन उसे नेक्स्ट ईयर हैप्पीनेस विश करती है। फिर कोई उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि अगर वो अग्री करती है तो यहाँ साइन करे। रुआन यू डॉक्यूमेंट में 20 मिलियन देखती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ओरिजिनल बुक में रिकॉर्डेड था। इसका मतलब प्लॉट अपनी ओरिजिनल लाइन पर वापस आ चुका है। रुआन यू चाहे जितना भागी, वही 20 मिलियन वाला बिट्रायल उसके सामने रखा हुआ है। रुआन यू की तरफ से काम पूरा कर दिया जाता है। लू को ड्रग कर दिया जाता है। कोई कहता है कि उसे ड्रिंक मत करने देना क्योंकि उसे दवा दी गई है। रुआन यू उसके सामने गिल्ट में माफी मांगती है। ग्रैंडपा की तरफ के लोग कहते हैं कि टास्क फिनिश्ड है और रुआन यू ने अपनी जगह समझ ली। फिर लू को बहुत अपमानजनक तरीके से प्राइस किया जाता है। उसे 5 लाख पर नाइट के हिसाब से दिखाया जा रहा होता है और साइन में उसे हाईली एजुकेटेड एलीट बताकर बच्चा पैदा करवाने वाली सर्विस की तरह एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। ग्रैंडपा की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि जब लू जागे और उसे पता चले कि उसे सेल किया गया है तो किसी को तुरंत उसे रिडीम करना चाहिए। ये सब प्लान किया गया है ताकि लू टूट जाए, रुआन यू से हेट करे और एन फैमिली की डायरेक्शन में वापस मुड़ जाए। दूसरी तरफ ग्रैंडपा एन की योजना आगे बढ़ रही होती है। उनका मकसद यही है कि लू को यकीन हो जाए कि रुआन यू ने पैसों के लिए उसे धोखा दिया ताकि वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगे और एन फैमिली के पास वापस लौट आए। जिसके बाद कहानी सीधे लू के जागने और ग्रैंडपा एन की साजिश के अगले हिस्से में आगे बढ़ती है।
उसी जगह सू जिनक्याओ पहुंचती है। उसे बताया जाता है कि आज एक हैंडसम आदमी आया है जिसका आईक्यू 160 है और उसे चाइल्ड बेयरिंग सर्विस की तरह बेच रहे हैं। लोग लू की हाइट, लुक्स और क्वालिटी की तारीफ करते हैं। सू उसे पहचान लेती है। वो लू चैंगयुन है। बिडिंग शुरू होती है। प्राइस 10 मिलियन से स्टार्ट होता है, फिर 15 मिलियन, 18 मिलियन और 30 मिलियन तक बिड्स बढ़ती हैं। सू सीधे बायआउट प्राइस पूछती है। जवाब आता है 50 मिलियन। सू बिना पीछे हटे 50 मिलियन देकर लू को खरीद लेती है। ग्रैंडपा की साइड वाले लोग कहते हैं कि चेंगयुन लकी है क्योंकि सू फैमिली की ओनली डॉटर ने उसे बचा लिया। ओरिजिनल प्लॉट का वो हिस्सा पूरा होता दिखता है जहां फीमेल लीड आकर मेल लीड को सबसे ह्यूमिलिएटिंग जगह से रेस्क्यू करती है। लू होश में आने के बाद रुआन यू को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस बताता है। उसे तुरंत अंदेशा होता है कि शायद रुआन यू के साथ कुछ हुआ है। किसी की बातों में रुआन यू का नाम आता है। कोई उसे ताना भी मारता है कि अपनी वाइफ तक को संभाल कर नहीं रख पाया। लू रुआन यू को पुकारता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि एक्ट में बहुत लूप होल्स हैं। लू पूरी तरह फूल्ड नहीं हुआ है। उसे समझ आने लगता है कि ये सब नेचुरली नहीं हुआ बल्कि किसी ने प्लान करके उसे और रुआन यू को अलग किया है। लुअन बायुआन से भिड़ता है। वो पूछता है कि क्या उन्होंने उसे फोर्स किया। फिर वो पूछता है कि ग्रैंडपा कौन है और उसकी लाइफ में इंटरफियर क्यों कर रहा है। अन उसे बताता है कि वो एन फैमिली का एल्डेस्ट सन है और ग्रैंडपा चाहता है कि वही इनहेरिट करे। लू साफ कहता है कि उसका सरनेम लू है और उसे एन फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो उन्हें अपनी लाइफ डिस्टर्ब करना बंद करने को कहता है। अन समझाता है कि एन फैमिली का इन्फ्लुएंस सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। लू को तब रियलाइज होता है कि अभी उसके पास अंजिया को चैलेंज करने की पावर नहीं है। रुआन यू तक को मैनिपुलेट कर लिया गया, इसका मतलब उसे स्ट्रॉन्गर बनना होगा। लू सोचता है कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उसे पावर चाहिए। आखिर में वो अन से कहता है कि ग्रैंडपा को बता दे उसने वापस जाने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो रुआन यू को जरूर ढूंढेगा। रुआन यू बेचैन और टूटी हुई हालत में एशाओ के पास होती है। एशाओ पूछती है कि लू ने ऐसा क्या किया जो रुआन यू रो रही है और कहती है कि वो उसे अरेस्ट करवा देगी। रुआन यू तुरंत कहती है कि नहीं, फिर वो सच बोलती है, उसने लू को बेच दिया। एशाओ हैरान और गुस्से में कहती है कि उसने उसे बेच दिया और फिर भी रोने की हिम्मत कर रही है। वो ये भी कहती है कि लू अपनी वाइफ तक नहीं संभाल पाया। एशाओ कहती है कि लू और पुलिस रुआनियो को पकड़े, उससे पहले वो उसे दूर ले जाएगी। रुआनियो डरते हुए कहती है कि वो नहीं चाहती कि लू उसे पकड़कर पिग्स फीड करने भेज दे। एशाओ कहती है कि अगर पिग्स फीड नहीं करना तो वो उसे रख लेगी। तभी रुआनियो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एशाओ तुरंत समझ जाती है कि रुआन यू अब बेबी के साथ भाग रही है। वो उसे टेक केयर करने को तैयार हो जाती है। रुआन यू अंदर से खुद को डूम्ड मानती है। फिर अपने बेबी से कहती है कि मजबूती से पकड़ कर रखना क्योंकि अब उन्हें आज़ाद होकर भागना है। और इसके साथ ही हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।